एंजाइम्स। सही, एंजाइम्स का चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, ये हम करेंगे कवर। रुक जाओ, मैं आप लोगों को ये भी दे देता हूँ। छोड़ो, इसी से पढ़ लो। आवाज आ रही है पीछे वालों को? सही, देखो चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर 7 होगा या 8 होगा, ये बल्कि 7 है शायद, 8 है। सही, चैप्टर 8 है हमारा, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। सही, स्टार्टिंग हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन का जो सम है, सारे केमिकल रिएक्शन का सम, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ग्लूकोज का टूटना, प्लांट्स की बॉडी में ग्लूकोज का बनना, हमारी बॉडी में फैट्स का टूटना, फैट का बनना, हमारी बॉडी में मसल्स का बनना, प्रोटीन का बनना, हर एक चीज का जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सही है। और ये जितना भी मेटाबॉलिज्म है, सारे केमिकल रिएक्शन जो है, ये दो टाइप के होते हैं ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने 9 मैट्रिक में शायद। एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन जिसमें चीजें फॉर्मेशन होती है, सही, यानी छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें चीजों का ब्रेकडाउन होता है, सही, लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। फोटोसिंथेसिस किसकी एग्जांपल है? फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म है, सही। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर आपस में कंबाइन होके ग्लूकोज बनाते हैं। और सेलुलर रिस्पायरेशन किसकी एग्जांपल है? कैटाबॉलिज्म के। उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी, साथ ही साथ CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तो मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं दोनों तरह के सारे केमिकल रिएक्शंस को, और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं या मेटाबॉलिज्म होता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? एंजाइम्स के ऊपर। सही, एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एंजाइम्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर हमारा मेटाबॉलिज्म डिपेंड कर रहा है, यानी हमारे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन पर डिपेंड कर रहे हैं, एंजाइम्स पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या ऐसा, अगर विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं होंगे हमारी बॉडी में, एंजाइम काम नहीं करेगा, तो क्या हमारा मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा? ऐसा नहीं होगा। यानी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है विदाउट एंजाइम भी चल रहा होगा, लेकिन इतना स्लो होगा मेटाबॉलिज्म कि हमारी बॉडी में लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। जैसे कि अगर हमारी बॉडी को, एक सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होगी? सेलुलर रिस्पायरेशन से। सेलुलर रिस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंजाइम्स की वजह से हो रहा है, जल्दी हो रहा है। अगर एंजाइम्स ना हो तब भी ग्लूकोज टूट जाएगा, तब भी, यानी पूरा सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस विदाउट एंजाइम की मौजूदगी में भी हो जाएगा, लेकिन इतना स्लो होगा कि सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी ना, वो पूरी होने से पहले ही सेल मर जाएगा, मतलब सेल की डेथ हो जाएगी। और सेल की डेथ होगी मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो विदाउट एंजाइम्स जो होते हैं, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल नहीं रह सकती। सही है। द रिएक्शन ऑफ लाइफ, जैसे कि लाइफ की जितने भी रिएक्शन है, सिंथेसिस वगैरह होना, फॉर्मेशन वगैरह होना, चीजों की क्लीवेज बढ़ा है ना आप लोगों का डेवलपमेंट एंड एजिंग में, वो सेल का टूटना, 2 में 4 में क्लीवेज वगैरह का होना, एनर्जी का एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें जो है वो प्रोसीड वेरी स्लोली विदाउट एंजाइम। ये चले तो गी, यानी ये कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन इतनी स्लो होंगी, वेरी स्लोली कंटिन्यू होंगी विदाउट एंजाइम के मौजूद में, कि लाइफ पॉसिबल नहीं रह पाएगी। तो अगर लाइफ को पॉसिबल रखना है तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हो, तभी हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। अच्छा, अब एंजाइम्स होते क्या है? एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या इनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ये वो बायो कैटलिस्ट हैं या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो ड्रामेटिकली, मतलब बहुत तेजी के साथ स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शंस को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। अपने आप को इस्तेमाल भी होने नहीं देते और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, जल्दी से केमिकल रिएक्शन हो जाता है। वही केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन से पहले जो चीजें होती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्शन के बाद जो चीजें होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल एक ए नाम का रिएक्टेंट है और बी नाम का प्रोडक्ट है, तो ए को बी में कन्वर्ट होना है। अब ए जो है वो बी में वैसे भी कन्वर्ट हो जाएगा बिना एंजाइम के भी, लेकिन ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ज्यादा होगी, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। यानी ए रिएक्टेंट को अगर हमें बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 किलो जूल, 1000 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगर हमारे सेल में इतनी एनर्जी होगी तभी वो रिएक्शन कंटिन्यू हो पाएगा, वरना वो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो रिएक्शन स्लो होगा। अगर यही रिएक्शन ए को बी में कन्वर्ट करने वाला रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में हो जाए, यानी एक एंजाइम यहाँ पर आ जाए, वो
वो ए को अपने साथ अटैच करे और उसे रिएक्शन करके उसे बी में कन्वर्ट करके रिलीज कर दे। तो अब एंजाइम ने क्या किया, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया, जल्दी करवा दिया और एक्टिवेशन एनर्जी भी लो कर दी। पहले एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी ज्यादा यानी 1000 और अब एक्टिवेशन एनर्जी 500 या 400 किलो जूल एनर्जी में रिएक्शन हो जाएगा। तो जब कम एनर्जी में रिएक्शन होगा तो जल्दी होगा। अब एंजाइम ने ऐसा क्या किया कि जो ए था वो पहले बी में जब कन्वर्ट हो रहा था ज्यादा एनर्जी में हो रहा था और अब जो है वो कम एनर्जी में हो रहा है एंजाइम की मौजूदगी में। एंजाइम दरअसल क्या करता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनके आयंस वगैरह को, उनके मॉलिक्यूल्स को, उनके एटम्स को स्टेबल कर देता है। क्योंकि पहले जो एनर्जी ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए थी ना, ए के मॉलिक्यूल सारे अनस्टेबल थे, पहले उनको स्टेबल करना पड़ता है फिर वो बी में कन्वर्ट होता है। और अगर एंजाइम आ गया, एंजाइम क्या करता है, ए के जो मॉलिक्यूल है उनको खुद ही स्टेबल कर देता है, उसको स्टेबलाइज कंडीशन में ले आता है, फिर वो जल्दी से बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ना कम एनर्जी लगती है, इसे हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का कम कर देना। तो एंजाइम क्या करते हैं और खुद अपने आप को इस्तेमाल भी नहीं होने देते। अब एक एंजाइम आया था, उसने ए को बी में कन्वर्ट कर दिया, अब वो एंजाइम दोबारा जाके किसी दूसरे रिएक्टेंट को दोबारा से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, किसी दूसरे ए को उठा के बी में कन्वर्ट करेगा। तो एंजाइम खुद कंज्यूम होते नहीं है और वो ड्रामेटिकली बहुत तेजी के साथ स्पीड अप कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को। अच्छा, एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एक खास बात क्या है जो इनऑर्गेनिक में नहीं होती? हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह इनमें पाए जाते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन जो प्रोटीन्स होते हैं ना एंजाइम ज्यादातर, तो एंजाइम प्रोटीन्स का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में, तो कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो एंजाइम्स क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं या बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स किसे कहते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स को। सही है, तो बायोलॉजिकल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, जो इस काबिल होते हैं कि वो किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को, स्पेसिफिक तरह के केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं। कैटलाइज मतलब उसे स्पीड अप कर देते हैं, जल्दी से करवा देते हैं इन लिविंग सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर। या इसे हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल पॉलीमर्स दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। वो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, ऐसे बड़े बड़े बायोलॉजिकल पॉलीमर्स जो कैटलाइज कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। सही, तो एंजाइम्स ये कहलाते हैं। अब एंजाइम्स के ना पहले हिस्टोरिकल माइलस्टोन वगैरह मतलब हिस्ट्री के बारे में कि कब ये डिस्कवर हुआ और ये सारा। तो अर्ली 19th में यानी 19वीं सदी के स्टार्ट में, 19वीं सदी स्टार्ट कब हुई होगी? 19th सेंचुरी कब स्टार्ट होती है? 19th सेंचुरी कब स्टार्ट होती है? 20वीं सदी कब स्टार्ट हुई? 21वीं सदी। अभी कौन सी सदी चल रही है? कौन सी चल रही है? 20वीं 20 21वीं सदी चल रही है ना, सुना नहीं है? बोलते हैं 21वीं सदी का दौर चल रहा है, तो 21st सेंचुरी चल रही है, क्योंकि 2000 साल गुजर गए हैं, 20 सदियां गुजर गई। ये 2001 जब आया था ना, वो 21वीं सदी शुरू हो गई थी। तो 1801 में 19वीं सदी स्टार्ट हुई थी, 1801 में। हाँ, 1000 साल नहीं, 100 साल एक सदी होती है। 100 साल एक सदी होती है। जब 1000 साल गुजर गए मतलब 10 सदी गुजर गई। फिर इस तरह 1800 साल गुजर गए तो 18वीं सदी खत्म हो गई। फिर 1801 जब आया, 1801 जब आया, उस टाइम पर 1801 में 19वीं सदी शुरू हो गई थी। इसी तरह जब 1900 पूरे हो गया था तो 19वीं सदी खत्म, और अब 20वीं सदी स्टार्ट हुई थी पिछली जो 19 वाली थी, और अब इसके बाद अब ये हमारी 21वीं सदी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यानी 1800 कुछ में उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे फ्रेंच केमिस्ट थे दो, एक पायन था और एक का नाम पेरसोस था। इन्होंने ना एक स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला मिक्सचर निकाला था। स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला, स्टार्च के मॉलिक्यूल को तोड़ने वाला। स्टार्च किसे कहते हैं? स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा? पॉलीसेकेराइड है। सही, पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड, उसको डाइजेस्ट करने वाला एक मिक्सचर उन्होंने निकाला बार्ले की सीड से। सही, बार्ले किसे कहते हैं? बार्ले सुना है? जो जवार जो होती है ना उसे कहते हैं। सही, गंदम की तरह होती है। तो जो जवार जो बार्ले है ना, बार्ले के सीड्स के अंदर से उन्हें एक मिक्सचर मिला स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला। उस मिक्सचर को इन्होंने नाम दिया कि ये डायस्टेज है। सही, डायस्टेज वो मिक्सचर है जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है। किसे डाइजेस्ट कर सकता है? स्टार्च को। और यही जो है वो पहला एंजाइम था, क्योंकि ये स्टार्च को तोड़ रहा था, स्टार्च का ब्रेकडाउन कर रहा था। अच्छा, स्टार्च जब टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। सही, स्टार्च जब टूटेगा बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे। सही, तो डायस्टेज जो है फर्स्ट एंजाइम था जो डिस्कवर हुआ था। तो आज सकते हैं में कि फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या है? डायस्टेज है। किसने डिस्कवर किया था? पाइन और पेरसोस ने डिस्कवर किया था। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में डिस्कवर किया था। डायस्टेज का फंक्शन क्या है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना। सही, ये सारी चीजें याद रखना।
अच्छा 1870 पहले तो ये जो इन लोगों ने नाम यानी इन लोगों ने डायस्टेज लग दिया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि डायस्टेज एक ऐसा केमिकल है जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है। एंजाइम का नाम नहीं आया था, एंजाइम का नाम बाद में 1878 में एक टर्म यूज की एक ये साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक विलियम कॉने। इसने जो है एक एंजाइम की टर्म यूज की कि यीस्ट के अंदर इसे कुछ वो नजर आए, केमिकल्स नजर आए कि जो डाइजेशन वगैरह में हेल्प कर रहे थे, जो बायो कैटलिस्ट थे, तो इसने इनका नाम रख दिया कि इन यानी इनसाइड और एंजाइम मतलब यीस्ट के अंदर पाए जाने वाला केमिकल। लेकिन इसे पता नहीं था कि सिर्फ एंजाइम इसके अंदर नहीं है, बाकी हमारी बॉडी में भी है। तो लेकिन नाम बस फिर वही पड़ गया था कि एंजाइम वो है जो बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम का नाम इसलिए रखा गया था कि यीस्ट के अंदर इसने देखा था सबसे पहले, फ्रेडरिक विलियम कॉने ने, लेकिन इन लोगों ने पहले डिस्कवर कर लिया था। फिर बाद में जब सारी उस टाइम में नॉलेज इतना थोड़ी होता, नेट पे थोड़ी मिलती चीजें, तो इसलिए फिर बाद में पता चला कि एक एंजाइम पहले ही डिस्कवर हो चुका है, मैंने तो बाद में देखा है। तो इसलिए इसका बस इसका जो जिक्र है ना ये FW कॉने का, इसका जिक्र सिर्फ नाम रखने के लिए है, इसने नाम की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। डिस्कवरर ये दोनों है, सही, इन दोनों डिस्कवर किया था। अच्छा 1980s में थॉमस कैक और सिडनी अल्टमैन जो थे इसने डिस्कवर किया कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। आरएनए किसे कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। जो आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फंक्शन कर रहे हैं एज अ एंजाइम। यानी पहले जो एंजाइम थे, यानी 1980 से पहले जो एंजाइम थे, जितने भी साइंटिस्ट ने जो भी स्टडी किए वो सारे प्रोटीन थे, वो सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए थे। लेकिन जब 1980s में थॉमस कैक और सिडनी अल्टमैन ने डिस्कवर किए कुछ ऐसे एंजाइम्स देखे जो आरएनए से मिलकर बने थे, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने थे और वो भी एज अ एंजाइम काम कर रहे थे। से उन एंजाइम्स को जो आरएनए बेस्ड थे, आरएनए से बनके बने हुए थे, उन्हें इन्होंने नाम दिया राइबोजाइम्स। उन्हें क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। और ये राइबोजाइम्स वहां मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। यहाँ इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, एक एंजाइम है जिसका नाम पेप्टाइड ट्रांसफरेज। तो पेप्टाइड ट्रांसफरेज जो है एक राइबोजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? याद करो, प्रोटीन सिंथेसिस करा, अमाइनो एसिड्स को जोड़ना। तो ये जो पेप्टाइड ट्रांसफरेज है ये एक राइबोजाइम है, यानी आरएनए बेस्ड एंजाइम है, आरएनए से मिलकर बना हुआ एंजाइम है जो फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, यानी अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्डिंग बनाता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। सही है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक एंजाइम जो यूज होता है जो आरएनए बेस्ड है, उसका नाम क्या है? पेप्टाइड ट्रांसफरेज। सही है, जो एक राइबोजाइम है। कहाँ मौजूद होता है? राइबोजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं? राइबोसोम के अंदर। सही है। और उसका फंक्शन क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाना। तो अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए अब ना बहुत सारे एंजाइम्स जो है हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए प्रिपेयर करी है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने याद करो उसमें पढ़ा था ना बायोटेक्नोलॉजी में कि हम प्रोटीन बनवा सकते हैं, हम प्रोटीन बनवा सकते हैं और हार्मोन्स बनवा सकते हैं, सारी चीजें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनवा सकते हैं। तो इसलिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से एंजाइम आप बाहर लैब में भी तैयार करवा सकते हैं। अगर किसी की बॉडी में, अगर किसी इंसान की बॉडी में वो लैक्टोज इनटॉलरेंट है, लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी हेल्दी बच्चे की बॉडी से लैक्टेज का जीन निकालेंगे, उस जीन को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बैक्टीरिया में डालेंगे और वही बैक्टीरिया में क्या बना के देगा? बहुत सारा लैक्टेज एंजाइम बना के दे देगा और वो उस बच्चे की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाएगा जब वो मिल्क वगैरह, ताकि उसकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके। तो इस तरह से किया जाता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप बहुत सारे एंजाइम हमने लैब में बना लिए ताकि बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। तो ये सारा कुछ टर्म्स हो गया थी स्टार्टिंग में, ये इसकी हिस्ट्री याद रखना कि कब किसने डिस्कवर किया था और ये सारा। अब इसके हैं जनरल कैरेक्टर्स, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंजाइम जो है बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं, प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? एक वर्ड होता है साइटोप्लाज्म, एक वर्ड होता है, हाँ, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सही है। कहाँ गया? जब वो पढ़ेंगे ना सेल वाला चैप्टर, उसमें भी दोबारा एक ये टर्म बताऊंगा मैं, उसमें पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म की टर्म। फिलहाल ये याद रखो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं बनते, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी बन सकते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में भी एंजाइम बन सकते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में बन सकते हैं। तो ये एंजाइम बायोकैटलिस्ट है, प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में, सिंथेसाइज इन द सेल, और सेल के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं। एंजाइम्स, ज्यादातर एंजाइम्स क्या है? मोस्ट आर प्रोटीन्स इन नेचर, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। सही। और ये कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। दो तरह के प्रोटीन पढ़े हैं ना आप लोगों ने फर्स्ट में, फिब्रस प्रोटीन और दूसरे ग्लोबुलर प्रोटीन। सही। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्राइमरी होता है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब वो सिंगल कॉइल लाइक होता है और सेकेंडरी हल्की सी कॉइलिंग होती है। ये टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं ना, प्राइमरी सिंपल होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है मेनली इनका। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो ये एंजाइम जो है मोस्टली प्रोटीन्स हैं, ज्यादातर प्रोटीन से मिलकर बने। कौन से प्रोटीन से? ग्लोबुलर प्रोटीन से विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास वो ज्यादा होगा। तो ये बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। सही, लार्ज मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है। अच्छा, कंपोजिशन क्या है? दे में भी प्योर प्रोटीन, या तो मुकम्मल तौर पर प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, जैसे कि अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज किसकी डाइजेशन करवाता है? अमाइलेज किसकी डाइजेशन करवाता है? अमाइलेज एंजाइम किसकी डाइजेशन करवाता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? यहाँ कहीं प्लग है? इधर प्लग नहीं है ना? यहाँ भी एक ही प्लग है। रुको मैं आता हूँ। स्टार्च की डाइजेशन करवाता है। सोच लो, एक मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। सोचो, मैं आ रहा हूँ। सर ये तो कहीं चार्ज पे लगाए, तो जगह नहीं है। बताओ बच्चों, बताओ। अमाइलेज किसकी डाइजेशन करवाता है? एंजाइम में एज आता है ना, तो यहाँ पर ओ लगा दो तो उसकी डाइजेशन करवाता है ना। अमाइलोज की डाइजेशन करवाता है। अमाइलेज है, रुक जाओ। अमाइलोज की डाइजेशन करवाता है, ये तो मैंने बता दिया। अमाइलोज है क्या? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च। स्टार्च को अमाइलोज ही कहते हैं। स्टार्च जो होता है 2 फॉर्म में होता है ना, एक सिंगल चेन वाला होता है, स्ट्रेट चेन वाला, वो अमाइलोज कहलाता है, और जो ब्रांच वाला होता है वो अमाइलोपेक्टिन कहलाता है। तो ये स्टार्च की डाइजेशन करवाता है। अच्छा, इसके अलावा पेप्सिन। पेप्सिन किसकी डाइजेशन कराता है? पेप्सिन किसकी डाइजेशन कराता है? हाँ, स्टमक में होता है। क्या करता है? भूल गए तुम लोग? प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। सही, प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। अच्छा, तो हमारे पास ये देखो, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्योरली प्रोटीन है। तो अमाइलेज मुकम्मल तौर पे अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, प्रोटीन से। और पेप्सिन भी किससे मिलकर बना होगा? प्रोटीन से मिलकर बना होगा। एंड कुछ जो होते हैं, दे में कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट। कुछ के पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, यानी वो अकेले डायरेक्ट काम नहीं करते, उन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट अपने साथ चाहिए, तब वो एक्टिव होंगे, तब वो काम करेंगे। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को तो हम कहते हैं कोफैक्टर। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर। तब वो एंजाइम एक्टिव होता है। सही, इनके बारे में आगे बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर एग्जांपल नहीं लिख रही। सही, आगे एग्जांपल है इसकी। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे प्योरली प्रोटीन नेचर के होते हैं। एग्जांपल यहाँ से देख लेना, और जो नॉन प्रोटीन वाले होते हैं उनकी एग्जांपल आगे। अच्छा, लोकेशन ऑप्शन के कहाँ काम करते हैं? कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एक्ट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही काम करते हैं, जहां पर वो प्रोड्यूस हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडो एंजाइम। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो आउटसाइड द सेल काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सो एंजाइम। सेल के अंदर काम करने वाले, जैसे कि सेलुलर रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, इसमें जो एंजाइम काम कर रहे होंगे, वो सारे एंजाइम कहाँ काम कर रहे होंगे? सेल के अंदर काम कर रहे होंगे, क्लोरोप्लास्ट के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वो सारे एंडो एंजाइम। लेकिन पेप्सिन वगैरह जो है, पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर मतलब स्टमक की बॉल से रिलीज होके फूड के ऊपर गिरता है, और वो सेल से बाहर है। फूड सेल के अंदर नहीं होता ना, फूड तो स्टमक की पूरी कैविटी के अंदर गिरा हुआ है, तो वो एक्सो एंजाइम कहलाता है। वो सेल के बाहर काम कर रहा होता है। तो जो सेल के बाहर एंजाइम काम करते हैं उन्हें एक्सो एंजाइम कहा जाता है। स्पेसिफिसिटी, एंजाइम जो होते हैं, ईच एंजाइम एक्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट। जो एक एंजाइम होता है वो खास तरह के स्पेसिफिक खास तरह के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करता है। इसके बारे में आगे हम वो पढ़ेंगे ना, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, तो वहां हम पढ़ेंगे। ये वो होते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिक तरह के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था ना, क्या नाम है? अमाइलेज, अमाइलोज की डाइजेशन ही करता है। लाइपेज लिपिड की डाइजेशन ही करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन की डाइजेशन ही करेगा। तो इसलिए कुछ एंजाइम क्या होते हैं, बल्कि ज्यादा एंजाइम क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, यानी स्पेसिफिसिटी शो करते हैं कि एक एंजाइम खास तरह के सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच होगा, या उससे मिलते जुलते बिल्कुल सेम। यानी प्रोटीन की कोई डिफरेंट टाइप्स होती है ना, 3 वाला डाइपेप्टाइड होता है, फिर पेप्टोन होता है 10 वाला अमाइनो एसिड वाला, तो इस तरह करके अलग अलग प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन तोड़ेगा वही प्रोटीएज ही। तो रिलेटेड प्रोटीन, रिलेटेड जो सबस्ट्रेट होते हैं उनको भी तोड़ सकता है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं।
साइज कितना होता है एंजाइम का? एंजाइम के जो होते हैं साइज मच लार्जर देन देयर सबस्ट्रेट, उनके रिएक्टेंट के मुकाबले में उनका साइज होगा बहुत लार्ज होगा। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम को। जो ए था ना, जो एंजाइम के पास आया था ताकि उसे बी में कन्वर्ट किया जा सके, तो जो ए था वो सबस्ट्रेट था। सबस्ट्रेट हम कहते हैं रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम को। सिर्फ यहाँ पर हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे, वैसे नॉर्मली रिएक्शन में हम रिएक्टेंट कहते हैं और प्रोडक्ट कहते हैं, यहाँ पर हम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट कहेंगे। तो सबस्ट्रेट क्या है? रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम, जो बहुत ही स्मॉल साइज का होगा, और एंजाइम बहुत ही लार्जर साइज का होगा। एक्टिव साइट क्या है? अ स्पेशल चार्ज रीजन, एक खास तरह का चार्ज रीजन होता है, एक खास साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सही है, और फिर वहां पर कैटालिसिस का रिएक्शन होता है, मतलब वो फास्ट करने का रिएक्शन होता है ताकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके, तो उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। सही, एक्टिव साइट वो रीजन होता है जहां पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में है स्ट्रक्चर में। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? एक्टिवेटर वो सर्टेन आयंस या सॉल्ट वगैरह है, जैसे कि मैग्नीज वगैरह है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड आयंस वगैरह हैं, जो एक्सेलरेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये कहां से आते हैं हमारी बॉडी में? मैग्नीज ये हमारी बॉडी में आते हैं, ये हमारी बॉडी में आते हैं ताकि हमारी बॉडी में एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएं, ये एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं। ये मैग्नीज, मैग्नीशियम वगैरह पानी में पाए जाते हैं, जो पानी में मिनरल्स वगैरह होते हैं वहां से हमें मिलते हैं। क्लोराइड कहां से मिलता होगा? ये Cl नेगेटिव कहां से मिलता है? सॉल्ट से मिलता है। NaCl जाता है ना, सोडियम चला जाता है वहां पर, सोडियम ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो नहीं था नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में वहां काम आएगा, और न्यूरो ट्रांसमीटर वाली जगह पे वहां पर काम आएगा, सिग्नल को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करवाने के लिए काम आएगा, तो वहां पर काम कर रहा होता है, और क्लोराइड आयन यहाँ आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा है इनहिबिटर्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकती हैं। सही, ऐसे फैक्टर्स जो अगर एक्सट्रीम, जैसे कि है ना, जो एंजाइम की एक्टिविटी रोक है, जैसे कि एक्सट्रीम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट की मिकदार कम या ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है या बहुत ही कम हो रही है, तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। एंजाइम की कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो, उससे भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। आगे पढ़ेंगे इसको। पीएच और टेम्परेचर वगैरह, ये चार मेन फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। आगे इसका लॉन्ग में हेड पढ़ेंगे आगे। अच्छा, पीएच सेंसिटिव एंजाइम जो होते हैं एक खास तरह के स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। सही, जैसे कि पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच कितना होता है? 1.4, सही, 1.4 इसका होता है, तो उस टाइम पर पेप्सिन अच्छे से काम करता है। अगर पीएच बढ़ा देंगे स्टमक का तो पेप्सिन अच्छे से डाइजेशन नहीं करेगा। सही, तो इसलिए पीएच सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स। इसके अलावा अनचेंज अंडर रिएक्शन, जब भी रिएक्शन हो रहा होगा एंजाइम रिमेन केमिकली अनचेंज, वो रिएक्शन में जाकर खुद पार्टिसिपेट तो करेंगे, यानी ए को बी में कन्वर्ट तो करेंगे, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो करेंगे, लेकिन दरअसल उन्होंने कोई मुकम्मल तौर पे अपने आप को चेंज होने नहीं दिया, तो वो केमिकली अनचेंज ही रहते हैं, आर नॉट कंज्यूम, और ना ही वो कंज्यूम होते हैं। यानी अगर 1 ग्राम का एक जो गया है वो एंजाइम, वो रिएक्शन के बाद भी 1 ग्राम का ही बाहर आ जाएगा, तो खुद अपने आप को यूटिलाइज होने नहीं देता। सही है, तो ये कुछ इसके 11 वो हैं कैरेक्टर्स वगैरह है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एक बार स्टार्टिंग से देख लो। यहाँ पर से हमने देखा इंट्रोडक्शन एंजाइम में हमारी बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस के मिक्सचर को क्या कहते हैं? सम को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सही है, ये सारे मेटाबॉलिज्म किस पर डिपेंड करता है? एंजाइम्स के ऊपर। विदाउट, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे होंगे? वेरी स्लोली, बहुत स्लो होंगे, जिसकी वजह से लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल नहीं रह पाएगी। सही, एंजाइम है क्या? दरअसल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या फिर बायो कैटलिस्ट हैं, जो क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को हमारी बॉडी में। एंजाइम्स हैं क्या? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सही, और इसके अलावा इन्हें बायोलॉजिकल पॉलीमर्स भी कहते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम था उसका डिस्कवर किया गया था, उसका नाम क्या है? डायस्टेज। इसका फंक्शन क्या था? स्टार्च की डाइजेशन करना। किसने डिस्कवर किया था? पाइन एंड परसोज ने। सही है, इसने डिस्कवर किया था, और कहां से डिस्कवर किया था? बार्ले सीड्स से डिस्कवर किया था। फिर 1878 में टर्म जो है एंजाइम की वो इंट्रोड्यूस करवाई थी किसने? FW कॉर्ने ने। सही, फ्रेडरिक विलियम कॉर्ने ने डिस्कवर किया थी। थॉमस कैक और सिडनी एल्टमैन ने एक दूसरे टाइप के एंजाइम को डिस्कवर किया था जो किससे मिलके बने थे? RNA से। उन्हें इन्होंने क्या नाम दिया? राइबोजाइम। राइबोजाइम बहुत सारे होते हैं, सही, उनमें से एक एग्जांपल है, क्या नाम है उसका? पेप्टाइड ट्रांसफरेज, जो एक राइबोजाइम है। कहाँ होता है ये? राइबोसोम के अंदर होता है, और ये क्या करवाता है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाता है। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब क्या हो रहा होगा वहां पर? प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी। सही, और राइबोजाइम हम बहुत सारे एंजाइम किसके जरिए तैयार करवा सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार कर सकते हैं। सही है, बायोकैटलिस्ट हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोटोप्लाज्म में। सही है, ज्यादातर किससे मिलके बने? प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन है ये? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा इनका? हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो है? मैक्रो मॉलिक्यूल है।
कंपोजिशन की क्या है, या तो कंप्लीटली प्योर प्रोटीन होंगे या फिर इन्हें क्या चाहिए होगा, कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होगा। अमाइलेज जो है, अमाइलेज कंप्लीटली प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है या इन अमाइलेज को कोफैक्टर चाहिए। अमाइलेज कंप्लीटली किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। इसी तरह सेम पेप्सिन भी किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। सही है। कहां पर काम करते हैं, कुछ एंजाइम एंडो एंजाइम होते हैं सेल के अंदर काम करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, एक्सो एंजाइम सेल के बाहर काम कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, स्पेसिफिक होते हैं, हाई एंजाइम बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, एक खास तरह के सबस्ट्रेट के साथ ही, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करके उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एंजाइम का साइज क्या होगा, मच लार्जर होगा, किसके मुकाबले में, सबस्ट्रेट के मुकाबले में। एक्टिव साइट वो जगह है जहां पर सबस्ट्रेट आकर क्या करता है, बाइंड करता है, और वहां पर फिर उसका क्या होगा, कैटालिसिस होगी। सही है। एक्टिवेटर्स वो मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन वगैरह। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, उस पर एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होती है। सही, ये चार फैक्टर्स हैं, पढ़ेंगे आगे। एंजाइम पीएच सेंसिटिव होते हैं, जिस टेम्परेचर में एंजाइम मोस्टली पीएच पर मोस्टली एंजाइम एक्टिव होते हैं, वो पीएच क्या कहलाता है, ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। और ये रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद ये क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। सही है। ये जिस तरह के थे उसी तरह के हमें बाद में आप समझाते हैं। ये वाला, इसकी आवाज थोड़ी आ रही है, गर्मी लगेगी तुम लोगों को, गर्मी लगी, कैसे गर्मी में बैठूंगी, ये ऊपर से आ रही है आवाज। इसको स्लो कर लो ना, बटन नहीं है इसमें। क्या सोच के लगाया, गर्मी की वजह से लगाया है, शुगर ही लगा दिया, वहां भी लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, ताकि हर बच्चे तो हवा तो आए, वरना ये इसकी हवा कहाँ तक जाएगी। ये दो डेस्क तक पीछे वाला बैठा रहेगा फ्री में, ये दोनों जहाँ बैठी है वहां तो गर्मी गर्मी होती है, अगर ये पंखा ना लगा होता तो। वो देखो एक अकेला दो पंखे लगा के बैठा हुआ था। चलो अच्छा, देखो एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे थोड़ी सी। देखो ये टॉपिक ना एंजाइम का स्ट्रक्चर है तो नहीं उसमें, एमकैट की कोर्स में कहाँ है, एमकैट का कोर्स मैंने डाउनलोड किया था। हाँ ये रहा। देखो एंजाइम के चैप्टर से ना हमारे पास ये चीज है, एंजाइम से रहा। सही, एंजाइम्स के डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के कैरेक्टर्स हैं, वहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन है डायरेक्ट, करेक्ट, वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट नहीं है। सही, एंजाइम का स्ट्रक्चर लेकिन पढ़ लेंगे थोड़ा सा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम काम किस तरीके से करता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, वो फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम ज्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और इनहिबिटर्स, एंजाइम के जो इनहिबिशन है वो वाला टॉपिक है। सही, ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर ना एक बार रीड कर लेना। यहाँ पर देखो एंजाइम के स्ट्रक्चर में जनरल स्ट्रक्चर पे लिखा है कि एंजाइम जो होते हैं 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, यानी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। एंड मेड अप ऑफ 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या एक से ज्यादा प्रोटीन की बड़ी बड़ी चेन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, इनमें एक्सेप्शन यही है कि राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए बेस्ड होते हैं। सही, जो राइबोसोम में पाए जाते हैं, वरना सारे तो किससे मिलकर बने, प्रोटीन से मिलकर बने। अच्छा, यहाँ पर ना इसकी एक्टिव साइट के बारे में लिखा है। एक्टिव साइट क्या है, वो स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग चार्ज वाली साइट होती है, जो 3 डायमेंशनल कैविटी है, खाली जगह है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा। ये याद रखना कि देखो जो एक्टिव साइट है ना वो तो छोटी सी जगह है, ओवरऑल एंजाइम बहुत बड़ा साइज का है। सही है, ओवरऑल जो एंजाइम हो ना उसमें अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, यानी 1000-500 यानी बहुत ज्यादा एंजाइम वहां, अमाइनो एसिड वहां होंगे। यहाँ पर जो है एक्टिव साइट में सिर्फ 3 से 12 अमाइनो एसिड होते हैं। सही, 3 to 12 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं कहां पर, एक्टिव साइट में। तो एक्टिव साइट में कितने अमाइनो एसिड होंगे, फ्यू, बहुत ही कम अमाइनो एसिड होंगे। लार्जर पोर्शन जो है अमाइनो एसिड का, वो अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। जनरल स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाले अमाइनो एसिड ज्यादा है, एक्टिव साइट को बनाने वाले अमाइनो एसिड्स कम है। कितने, 3 से 12। ये क्वांटिटी याद रखना, फेडरल की बुक में लिखी हुई है। सही, हमारी बुक में नहीं है। अच्छा, एग्जांपल इसकी है कि एक्टिव साइट जो होती है एल्डोलेज एंजाइम की, उसके अंदर एल्डोलेज एक एंजाइम है, ये भी ना वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है। तो एल्डोलेज एक एंजाइम है जो ना कंटेन ये कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाता है, जो ग्लाइकोलाइसिस है ना उसमें स्टार्टिंग में यूज हो रहा होता है। ये एल्डोलेज एक एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट में ये 3 वो होते हैं, 3 अमाइनो एसिड होते हैं। ग्लाइसिन पढ़ा है ना आप लोगों ने, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ये 3 तो अमाइनो एसिड पढ़े हैं आप लोगों ने। तो ग्लाइसिन है, एलेनिन है, एक हिस्टिडीन नाम का वो है अमाइनो एसिड है। ये तीनों अमाइनो एसिड्स
कहाँ पाए जाते हैं? एल्डोलेज एंजाइम की एक्टिव साइट। तो कितने अमाइनो एसिड हुए इसकी एक्टिव साइट में? 3। हमने अभी बात की 3 से 12 हो सकते हैं। सही, तो ये एग्जांपल याद रखना जनरल स्ट्रक्चर में। अब जो शेप है एक्टिव साइट की इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की शेप की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी उसको मुकम्मल करने वाली होती है कि अगर जो हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम जो है वो उसका वी सेक्शन जो है, वी क्रॉस जो है खाली हुआ पड़ा है, तो उसका जो सबस्ट्रेट होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा ताकि उसमें आके फिट हो सके। बाइंडिंग इन्वॉल्व्स नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन क्या होते हैं? एक तो होते हैं कोवलेंट इंटरेक्शन और एक होते हैं नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। कोवलेंट बॉन्ड्स और नॉन कोवलेंट बॉन्ड क्या होती हैं? बताइए, बताओ कोवलेंट और नॉन कोवलेंट में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है जो टूटेगी नहीं? कोवलेंट, सही है। और नॉन कोवलेंट क्या होती है? वीक होती है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर ये बाइंडिंग की बात कर रहे हैं ना, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग की बात है। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम जब बाइंड करता है ना, वहां पर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पे कंबाइन नहीं होना, बाद में सेपरेट होना है, तो इसलिए यहाँ पर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, कोवलेंट इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सही, ये 2-3 साल पहले आया था कि एंजाइम जो है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, तो वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। The active site has 2 functional region। एक्टिव साइट के भी अंदर 2 रीजन होते हैं। एक्टिव साइट के अंदर 2 रीजन होते हैं, एक कहलाता है बाइंडिंग साइट और एक कहलाता है कैटालिटिक साइट। सही, तो बाइंडिंग साइट होती है, वहां पर अमाइनो एसिड वो होते हैं, वो वाले अमाइनो एसिड होते हैं दैट फॉर्म द टेम्पररी बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट के साथ टेम्पररी बॉन्ड बनाएंगे, वही वाली ऊपर हमने जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड वगैरह बनाएंगे। और कैटालिटिक साइट वो है, वहां पर वो अमाइनो एसिड है जो इसके पीछे की तरफ है, यानी जब ये जाकर अटैच होगा ना, तो ऊपर ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बाइंडिंग साइट बना रहे हैं, उसके पीछे की तरफ जो एंजाइम्स है वो सारे कैटालिटिक साइट वाले एंजाइम्स अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये कैरी आउट करेंगे कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, वो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव साइट के अंदर 2 रीजन है, एक बाइंडिंग साइट यानी हुक की तरह बने होते हैं जिसमें जाकर वो फिट हो जाएगा, तो जो हुक जिससे बने हुए हैं अटैचमेंट वाले वो बाइंडिंग साइट कहलाती है, वहां पर ये अमाइनो एसिड्स होंगे जो बाइंडिंग साइट बनाएंगे, और उसके साथ में जो दूसरे एंजाइम्स वगैरह होंगे वो कैटालिटिक साइट कहलाएगी, जहां पर ब्रेकडाउन वगैरह वो होगा, कन्वर्जन होगा सबस्ट्रेट का इनटू प्रोडक्ट। तो ये एक्टिव साइट के 2 रीजन है, ये दोनों रीजन के बारे में देख लेना है आपको। अच्छा, अब यहाँ पर है वही कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। सही है, एक तो होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, यानी नॉर्मल सिंपल प्रोटीन वाले एंजाइम्स जिनके ऊपर हमने बात की थी, अमाइलेज और वो था ना, अमाइलेज और पेप्सिन था। सही है। अब दूसरे होते हैं वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं। कॉन्जुगेटेड किसे कहते हैं? जो 2 के मिक्सचर से मिलकर बनाओ, जैसे कि पढ़ा है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, वही सारे। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो हैं, सही है, जो प्रोटीन और दूसरे किसी चीज के साथ मिलके बने होंगे, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। सही है। तो मैंने बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं विच रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट, जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहेंगे? कोफैक्टर, और ताकि फिर एंजाइम क्या बनेगा? एक्टिव बनेगा। तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं विच दे रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, ताकि वो एक्टिव हो सके। सही है। ये जो प्रोटीन पार्ट होता है, अगर प्रोटीन पार्ट खाली हो और एक्टिव ना हो, सही है, इनएक्टिव प्रोटीन हो, उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। उसे हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है, वो है एपो एंजाइम। सही है। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन ना इनएक्टिव है। पेप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है, उसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं है, वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं आया। तो पेप्सिनोजेन जब इनएक्टिव होता है उसे हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम कहेंगे, वो इनएक्टिव फॉर्म है। फिर इसके बाद जब कंप्लीट एंजाइम बनेगा, एक्टिव एंजाइम बनेगा एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर के साथ, एपो एंजाइम और उसका जो कोफैक्टर आके नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाएगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में से इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, होलो एंजाइम क्या है? एक्टिव एंजाइम। होलो एंजाइम क्या है? एक्टिव एंजाइम है। एपो एंजाइम क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। एपो एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर जुड़ जाता है, एपो एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? होलो एंजाइम बन जाता है। या फिर इस तरह आ जाए कि होलो एंजाइम से अगर हम कोफैक्टर हटा दें, होलो एंजाइम से अगर हम कोफैक्टर हटा दें तो पीछे क्या बच जाएगा? एपो एंजाइम बन जाएगा। सही। एपो एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम बन जाएगा। होलो एंजाइम से अगर हम इसका जो कोफैक्टर वाला पार्ट इसके अंदर था, वो कोफैक्टर वाला पार्ट हटा देंगे तो ये दोबारा से इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम कहेंगे। बोलो। हाँ, तो कॉन्जुगेट, ये सारे कॉन्जुगेटेड ही तो हैं, यानी ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात हो रही है कि जिनको नॉन प्रोटीन चाहिए होता है। ये रहा लिखा हुआ पेप्सिनोजेन। नहीं, पेप्सिनोजेन नॉन कॉन्जुगेट की एग्जांपल नहीं है। अच्छा हाँ, ऊपर लोग गलत लिख रखा है, ऊपर गलत लिख रखा है। ऊपर गलत लिखा हुआ है,
जो पेप्सिन है ना वो ये है, पेप्सिन जो है कॉन्जुगेटिव एंजाइम है, कॉन्जुगेटिव एंजाइम आएगा, उसे एक्टिव करने के लिए ये चाहिए होता है। सही, ऊपर से हटा लेना, फेडरल बुक में किसी बुक में गलत होगा वो। अच्छा बस सही, हमारी बुक और फेडरल बुक में चीज़ें अलग लिखी हुई है। अब यहाँ देखो पेप्सिनोजेन जो है हमारे पास, पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। जब स्टमक में जब HCl रिलीज होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, पेप्सिनोजेन को, उसकी एक्टिव फॉर्म है जो क्या कहलाती है, पेप्सिन कहलाती है। अगर HCl नहीं होगा, HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजेन कभी भी पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। सही है, तो ये याद रखना। अब जो कोफैक्टर है हमारे पास, उसकी बेस, उसके ना बहुत सारे टाइप्स हैं। कोफैक्टर की 3 मेन टाइप्स होती हैं। अब कोफैक्टर अलग अलग तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, इस तरह। तो हमारे पास अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है, अगर कोफैक्टर क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मतलब कोई मेटल आयन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह ये सारी चीजें, आयरन है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, अगर ऐसा कोई चीज है जो एंजाइम के साथ जाकर जुड़ती है, एंजाइम का रिएक्शन करवाती है, तो इस इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को तो हम एक्टिवेटर कहेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। ये रहा, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। और ये डिटैचेबल होते हैं, यानी एक एंजाइम है जो अभी काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, वो अभी क्या है, इनएक्टिव है, वो एपो एंजाइम है, उसे चाहिए जिंक। जैसे जिंक आएगा, जिंक उस एंजाइम को एक्टिव करेगा, वो अपना रिएक्शन करेगा, जिंक फिर अलग हो जाएगा और वो एंजाइम फिर से दोबारा इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक वाला कोफैक्टर होता है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हमारे पास है ये डिटैचेबल होता है। ये सिर्फ तब अटैच होगा जब सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा, मतलब जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करनी होगी, और इसीलिए ये एक्टिवेटर कहलाते हैं, क्योंकि इसने जाके एंजाइम को एक्टिव किया है और एंजाइम एक्टिव हो गया, एंजाइम ने काम किया और फिर दोबारा से इनएक्टिव कर दिया एंजाइम, तो ये एक्टिवेटर कहलाता है। ये भी नॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये वीकली बॉन्ड बनाएगा, बाद में इससे अलग होना है और आफ्टर द रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम। ऑर्गेनिक कोफैक्टर ना 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर कोएंजाइम भी होते हैं और आगे होगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप भी होते हैं। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर देखो, इनऑर्गेनिक तो एक ही तरह के हैं। इनऑर्गेनिक वो है जो वीकली अटैच होते हैं, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एज ए एक्टिवेटर काम करते हैं, मेटल आयंस होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो तो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, सही है, यानी डेरिवेटिव होगा, और विटामिन वगैरह, NAD, FAD, ATP वगैरह ये सारे ना वो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एज अ ऑर्गेनिक कोफैक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक वाले की तरह ये भी क्या होते हैं, डिटैचेबल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, डिटैचेबल होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर डिटैचेबल हो, मतलब वो एंजाइम के साथ जाके जुड़े, ये NAD एक एंजाइम के साथ जाके जुड़ेगा, एंजाइम एक्टिव होगा, वो अपना काम करेगा, बाद में NAD अलग हो जाएगा। तो अगर ये डिटैचेबल हो तो इसे हम कहते हैं कोएंजाइम, इसे हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम। और अगर ये परमानेंटली जाके जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप। यानी कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक बार एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, एपो एंजाइम, उसके साथ ऑर्गेनिक कोफैक्टर जाके जुड़ेगा, जैसे जाके जुड़ेगा अब एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, पक्का एक्टिव हो जाएगा, दोबारा वो इनएक्टिव नहीं होगा, यानी उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगी वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी, परमानेंट बॉन्ड बनेगी। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि NAD, FAD, HK वगैरह के डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं। ये इनऑर्गेनिक वाले की तरह ये वाले कोएंजाइम वाले इनऑर्गेनिक वाले की तरह ये डिटैचेबल होते हैं और ये सेम टाइम पे डिटैच करेंगे जब सबस्ट्रेट आगे जुड़ेगा और लीव आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद ये अलग हो जाएंगे। तो ये भी एज एक्टिवेटर ही काम कर रहे हैं, ये आल्सो फंक्शन एज एक्टिवेटर, लेकिन हम इन्हें एक्टिवेटर नहीं कह रहे नॉर्मली, सही, एक्टिवेटर की तरह काम करें। एक्टिवेटर हम इसे इसलिए नहीं करें, जब एक्टिवेटर की टर्म आएगी ना, एक्टिवेटर के लिए हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखते हैं कि एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, और जो अगर एक्टिवेटर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसे हम कहेंगे कोएंजाइम, उसे क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे। तो कोएंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, जो एंजाइम को टेम्पररी तौर पे एक्टिव करता है, बाद में इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा, यही ऑर्गेनिक कोफैक्टर, अगर ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर परमानेंटली आकर अटैच हो जाए, परमानेंटली जाके एंजाइम से जुड़ जाए, तो उसे हम कहेंगे प्रोस्टैटिक ग्रुप। जैसे कि हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप होता है, आयरन वाला ग्रुप होता है, वो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ मुकम्मल तौर पे जुड़ जाता है, तब वो हीमोग्लोबिन मुकम्मल तौर पे काम कर रहा होता है, और हीमोग्लोबिन से हीम कभी भी दोबारा सेपरेट नहीं होता, वो मुकम्मल तौर पे जुड़ जाता है। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन एग्जांपल दी दूसरी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर कोवैलेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम, जो एंजाइम के साथ जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मुकम्मल तौर पे जुड़ जाएंगे और ये परमानेंट पार्ट बन जाएंगे एंजाइम के स्ट्रक्चर का, और ये डिटैच नहीं होंगे, बेशक रिएक्शन हो रिएक्शन ना हो, ये रिएक्शन के बाद इससे पहले कभी भी अलग नहीं होंगे, मुकम्मल तौर पे जाके एंजाइम से जुड़ जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे कि आयरन कंटेनिंग ना पोरफायरिन रिंग होता है जो साइटोक्रोम में पाया जाता है। साइटोक्रोम कहाँ सुना है आप लोगों ने, साइटोक्रोम कहाँ सुना है बच्चों, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स याद है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेसिस में, हाँ, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन है, तो ये वही है। तो साइटोक्रोम जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में जो काम कर रहे होते हैं,
साइटोक्रोम जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में जो काम कर रहे होते हैं साइटोक्रोम वगैरह, इनके पास ना आयरन वाला एक पोरफायरिन रिंग वगैरह पाया जाता है जो इनका वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। यानी साइटोक्रोम्स जो है, साइटोक्रोम्स के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो इनको एक्टिव करता है। सेम इसी तरह मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग होता है जो क्लोरोफिल के पास पाया जाता है, जो क्लोरोफिल में सनलाइट को कैप्चर वगैरह करवाएगा फोटोसिस्टम वगैरह में। तो मैग्नीशियम वाला जो वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मैग्नीशियम कंटेनिंग जो पोरफायरिन रिंग है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल भी हमारे पास वो है, क्लोरोफिल के अंदर भी बहुत सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। और साइटोक्रोम के पास भी क्या मौजूद है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद है। इन दोनों के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे, साइटोक्रोम्स के पास और क्लोरोफिल के पास। साइटोक्रोम और क्लोरोफिल ये दोनों ही कॉन्जुगेट एंजाइम्स हैं। ये इनको साइटोक्रोम को काम करने के लिए, साइटोक्रोम मेन तो प्रोटीन से मिलकर बना है, लेकिन इसे काम करने के लिए क्या चाहिए, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है जो जाके उससे जुड़ता है। और क्लोरोफिल भी इंडिविजुअल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसे भी काम करने के लिए मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग चाहिए होता है जो इसके साथ काम करता है। तो ये जो आयरन रिंग है और मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग है, ये हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है। एक तो एग्जांपल वो हीमोग्लोबिन वाले भी है, लेकिन वो फेडरल की बुक में दे नहीं रखी उन लोगों ने, क्योंकि वो ना वो वहाँ नहीं दे रखी, तो इसलिए ये वाली एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पर। ये टॉपिक है नहीं वैसे, फिर भी देख लेना। अच्छा, यहाँ पर समरी है बाइंडिंग की इन सब की। देखो, अगर इनऑर्गेनिक आयंस यानी मेटल आयंस और कोएंजाइम ये कैसे होते हैं, डिटैचेबल होते हैं। हमने बात की थी कोफैक्टर जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, या तो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होगा, या तो वो कोएंजाइम होगा, या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर कोफैक्टर जो है इनऑर्गेनिक आयन है या फिर वो कोएंजाइम है, तो वो दोनों ही क्या होंगे, डिटैचेबल होंगे। अगर वो ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम कहलाएगा, इनऑर्गेनिक होगा तो वो एक्टिवेटर कहलाएगा। सिंपली ये टेम्परेरी तौर पे एसोसिएट होते हैं एपोएंजाइम के साथ। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये टाइटली कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है और रिमेन परमानेंटली अटैच और एंजाइम के साथ मुकम्मल तौर पे जुड़ जाता है। सही, ये जो हमने यहाँ पर एग्जांपल दी, तो ये हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो मुकम्मल तौर पे जुड़ जाता है। ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में था। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को एक बार पढ़ लेना, ये ऐसे टॉपिक है नहीं आप लोगों का, लेकिन एक बार रीड कर लेना, यही से बस रीड कर लेना, इसी से भाई इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है इससे। मेन क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सही, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म क्या है, अब पहले एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म पूरा लिखा हुआ है कि सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं कैटालाइज होते हैं एंजाइम से। एंजाइम जो है बायोकैटालिस्ट कहलाते हैं, जो रिमेन अनचेंज इन क्वांटिटी एंड शेप। ना तो इनकी क्वांटिटी में चेंज होता है, ना ही इनकी शेप में कोई चेंजेस आती हैं आफ्टर द रिएक्शन। और प्रोसेस जो होता है, ये पूरा प्रोसेस स्पेसिफिक रीजन ऑफ एंजाइम में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट, जहां पर ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का होगा। अब पहले ना जनरल स्टेप लिखे हुए कि एंजाइम काम किसका करता है। सबसे पहले बाइंडिंग होती है, जो सबस्ट्रेट है बाइंड करता है किसके साथ, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ, जुड़ गया, अब बन जाता है किसकी, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जो टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बना है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ गए हैं। फिर होगा कन्वर्जन, यानी जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू प्रोडक्ट और ये उसके साथ ही अटैच रहेगा एंजाइम के साथ, अलग नहीं होगा। अब बन गया एक नया कॉम्प्लेक्स, उसे हम नाम देते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, EP कॉम्प्लेक्स। वो ES कॉम्प्लेक्स था, फिर उसकी कन्वर्जन हुई, फिर वो EP कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद एंजाइम जो हमारा ये, इसके बाद ये रहा रिलीज होता है, जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एक्टिव साइड, एक्टिव साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम रिकवरी हो जाएगी, यानी जो एंजाइम है दोबारा फ्री हो जाएगा और किसी दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवा सकता है। उसकी शेप, क्वांटिटी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है जो रिएक्शन से पहले थी और वही रिएक्शन के बाद रही है, बेशक वो केमिकल रिएक्शन है जितना भी उसने फास्ट करवा दिया हो। तो ये 6 स्टेप यानी कि सीक्वेंस से इस तरह काम कर रहा होता है। अब इसके ना 2 मॉडल है कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है, एक लॉग-एन की मॉडल कहलाता है और एक इंड्यूस फिट मॉडल है। सही, इनके बारे में आगे लिखा पढ़ेंगे। लॉग-एन की मॉडल में यहाँ देखो, लॉग-एन की मॉडल के मुताबिक एंजाइम जो होते हैं वो बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक खास तरह का एंजाइम खास तरह के सबस्ट्रेट को ही अपने साथ अटैच करेगा। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जहां पर सबस्ट्रेट आगे जुड़ेगा, यहाँ पर ये बनेगा ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो है एंटर हो रहा है यहाँ पर आगे। अब यहाँ पर ना 2 सबस्ट्रेट है और एंड में से प्रोडक्ट बना है, एक यहाँ पे बॉन्ड बनी हुई है, ये दिख नहीं रही, यहाँ बॉन्ड है। सही है, ये प्रोडक्ट जो बना है पूरा एक प्रोडक्ट बना है। तो ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन जिसके अंदर दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बना है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन। माशाल्लाह, एनाबॉलिक। सही, एनाबॉलिक रिएक्शन ये सही है। केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, ऐसे भी नाम रखे हुए हैं।
अच्छा, तो सबस्ट्रेट में जाके एक्टिव साइट डिमांड करेगा। एक्टिव साइट स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप की होगी। एक्टिव साइट किसी भी वजह से चेंज नहीं होगी। एक्टिव साइट की जो शेप वगैरह है वहां पर अमाइनो एसिड बिल्कुल फिक्स है, रिजिड है, और वहीं पर जाके सबस्ट्रेट अटैच होगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। एक्टिव साइट तब भी वैसी ही रहेगी। तो ये कहलाता है लॉक एंड की मॉडल। सही, इसके बारे में आगे देखेंगे। इंड्यूसमेंट मॉडल ये कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। अब ये पूरा सबस्ट्रेट पर जाके यहाँ जुड़ा। अब इसके जो ग्रूव थे ना वो कम थे, इसके जाने की वजह से ग्रूव अंदर तक चले गए हैं। ये ग्रूव ज्यादा अंदर चले गए, पहले हल्के से ग्रूव थे, ये ज्यादा अंदर तक गए। तो ग्रूव अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट जाकर अटैच हुआ, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और प्रोडक्ट अलग हुआ। जैसे प्रोडक्ट अलग हुआ, ये जो इसके ग्रूव अंदर तक गए थे, ये ग्रूव दोबारा से ऊपर आ गया, हल्का सा ग्रूव बन गया। तो हल्का यानी इसकी ना दोबारा से एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज हो गई है। तो इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम वो होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। इसके मुताबिक एंजाइम जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम ना वो होते हैं रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। रेगुलेटरी क्या होता है? जिनमें रेगुलेशन हो सकती हो, चेंज आ सकता हो, तो इनमें चेंज आता है। सही है। फिर इसके कुछ इसके मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो चेंज हो सकती है। किसको देखकर चेंज होगी? वो इस सबस्ट्रेट को देखकर चेंज होगी। जिस तरह का सबस्ट्रेट आएगा उसी तरह की अपनी एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी। सही है। तो ये दो मॉडल है, इनके बारे में आगे लिखा हुआ ये रहा। तो मॉडल जो एक्सप्लेन करें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एक लोकेन की मॉडल है। एमिल फिशर ने 1898 में इसे प्रपोज किया था। हमारी बुक में ना 1898 लिखा हुआ है शायद, हाँ हमारी बुक में 1898 है, ये फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। आप लोग इस पर टिक लगाओगे 1898 पे। सही, 1898 में एमिल फिशर ने प्रपोज किया था। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्पेसिफिक एंजाइम है ये एक्ट करता है ओनली एट अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, एक खास तरह के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करेगा। इसी तरह जिस तरह के एक स्पेसिफिक लॉक जो है उसे सिर्फ ओपन किया जा सकता है सिर्फ एक स्पेसिफिक की के साथ, चाबी के साथ, कोई दूसरी चाबी आगे उसे ओपन नहीं कर सकती। ये जो इंटरेक्शन है ये मुकम्मल तौर पे प्रिसाइजली उस पर डिपेंड करता है फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्री पे, यानी फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्रिटी पे कि फिजिकली वो जो हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो अगर ट्रायंगुलर शेप की खाली है तो उसके बाद सबस्ट्रेट आगे वो रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पर आगे जुड़ेगा, ट्रायंगुलर शेप का आगे जुड़ेगा, दूसरी शेप का आगे नहीं जुड़ सकता। तो फिजिकल शेप के हिसाब से इसने देखा था। हुआ ये कि एमिल फिशर ने जो अपने टाइम पर जो एंजाइम देखे थे ना, उसने जो भी एंजाइम ऑब्जर्व किए थे वो सारे एंजाइम यही थे, मतलब वो स्पेसिफिक थे। उसने बॉडी के सारे एंजाइम तो नहीं देखे थे, कुछ एंजाइम ही देखे होंगे। जो जो एंजाइम उसने देखे वो सारे स्पेसिफिक थे। तो उसने कह दिया एंजाइम क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। और ये लोकेन की मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। जो एक्टिव साइड है उसके पास एक रिजिड और डिस्टिंक्ट एक खास तरह की डिफरेंट शेप होती है, जिसके बाद इट हैज अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वहां पर स्पेसिफिक जगह चार्ज भी होता है, जिसकी वजह से एक एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री जो सबस्ट्रेट होगा वही आकर वहां पर फिक्स होगा। जो एंजाइम है ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में काम करते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मीनिंग इट कैटलाइज ओनली वन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, वो एक खास तरह के सबस्ट्रेट को ही अपने साथ जोड़ेंगे। सही है। अमाइलोज को जोड़ने वाला एंजाइम अमाइलेज है, बस अमाइलेज किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट को नहीं जुड़ेगा। इस तरह इट अलाउज ओनली अ फ्यू पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स टू फिट, ये सिर्फ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अलाउ करेगा कि वो इनके साथ फिट हो जाएं, रिएक्ट कर ले, और बाकी सब जो अगर जो सिमिलर वंस भी होंगे ना उनको भी ये रिजेक्ट कर देगा। यानी अमाइलोज से मिलता जुलता कोई अमाइलोपेक्टिन भी आ गया है, कोई दूसरा आ गया, उसको भी अमाइलेज रिजेक्ट कर देता है, उसको भी अपने साथ जुड़ने नहीं देता। तो ये एंजाइम होते हैं हाईली स्पेसिफिक। तो हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं, द एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, एंजाइम का रिजिड स्ट्रक्चर है। एक्टिव साइट जो होती है इनकी चेंज नहीं होती, मॉडिफाई नहीं होती, बाइंडिंग प्रोसेस के दरमियान इसका कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं देखने को मिलती। सबस्ट्रेट आगे मुकम्मल तौर पे अच्छे से फिट हो जाता है प्री शेप्ड और एक्टिव साइट में, मतलब एक्टिव साइट की पहले से जो शेप है उसी के अंदर आगे फिक्स होता है। सही, उसकी शेप चेंज नहीं होती। एंजाइम जो ये वाला मॉडल फॉलो करते हैं उन एंजाइम्स को हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम वो है जिनमें रेगुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं, यानी ये सक्रेज एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम है। सक्रेज किसकी डाइजेशन करवाता होगा? सक्रोज की। सक्रोज क्या है? कौन सा वाला? हाँ, माल्टेज की डाइजेशन कौन माल्टेज किसकी डाइजेशन करवाएगा? माल्टोज की। यूरिएज किसकी करवाएगा? यूरिया की। सही है, यूरिया की अमाइनो एसिड वगैरह में तोड़ेगा। तो ये हमारे पास ये तीनों ना वो है स्पेसिफिक एंजाइम है या नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है। ये किसे फॉलो करते हैं? लोकेन की को। सक्रेज कभी माल्टोज को अपने साथ नहीं जोड़ेगा, माल्टेज कभी भी सक्रोज को अपने साथ नहीं जोड़ेगा। सही है। तो ये हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो कुछ एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं, ज्यादातर एंजाइम। अब कुछ एंजाइम जो है, अब ये बात है बाद की, तकरीबन मुझसे 60-70 साल बाद की बात है ना, 1959 हो गया है। अच्छा, पिछले साल 2025 में नहीं 24 में 2024 में एडिशन आया था।
कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है डैनियल कोचलैंड ने किस ईयर में प्रपोज किया, किस साल प्रपोज किया, तो 1959 पे टिक लगाना, क्योंकि आप लोगों की मैट्रिक की नहीं 9 की बुक में 1958 लिखा हुआ है, 1958 लिखा हुआ है आप लोगों की मैट्रिक की बुक में, 9 की बुक में जो एंजाइम वाला चैप्टर है। तो कुछ बच्चों ने वहां उस पर टिक लगा दिया था कि उनको लगा कि वही सही होगी, ये वाला नहीं देखा, इंटर की बुक में देखा नहीं, इंटर की बुक में ये लिखी हुई है सही, तो ये टिक लगाना सही है। अच्छा, क्योंकि वो फिर जब की अनाउंस किए थे ना तो बच्चों ने ये कहा था कि आप लोगों की बुक में ये लिखा है, वो फिर इंटर की बुक में नहीं लिखा हो, तो मैट्रिक की बुक में लिखा हुआ है, तो मैट्रिक की बुक को फॉलो नहीं हो गया, इंटर की बुक को फॉलो हो रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब एक सबस्ट्रेट कंबाइन करता है एंजाइम के साथ, ये इंड्यूस करता है एक चेंज। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब होता है किसी में चेंज लेकर आना, सही, किसी के अंदर कोई चीज करवाना। तो इंड्यूस करवाता है चेंज एंजाइम के स्ट्रक्चर में। दिस कन्फर्मेशनल चेंज, ये जो कन्फर्मेशन चेंज आता है एंजाइम के चार्ज में, एंजाइम के एक्टिव साइट में, ये एनेबल करता है एंजाइम को कि वो परफॉर्म करे कैटालिसिस मोर इफेक्टिवली, यानी अच्छे से काम करे। क्योंकि अगर एंजाइम अपनी एक्टिव साइट चेंज नहीं करेगा तो बहुत सारे सबस्ट्रेट ऐसे हैं जो अटैच होना चाहते हैं लेकिन अटैच नहीं हो पाएंगे। अगर एंजाइम अपनी एक्टिव साइट चेंज कर ले तो फिर तो 10-12 तरह के सबस्ट्रेट भी इससे जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं हमारी बॉडी में जो रेगुलेटरी एंजाइम कहलाते हैं, तो वो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेते हैं। इनकी एक्टिव साइट जो होती है इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती। इनिशियली इसके अंदर कोई इट डज नॉट कंप्लीटली फिट द सबस्ट्रेट, शुरू में ये कंप्लीटली सबस्ट्रेट को आगे फिट नहीं करेगी, लेकिन जैसे सबस्ट्रेट आगे इंटरेक्ट करेगा, जो अमाइनो एसिड वहां पर है 3 से 12 अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो अपने साइड को चेंज करेंगे, एक्टिव साइड को अच्छे से बनाएंगे, मोल्ड करेंगे उसी शेप में जिस हिसाब से हमारे पास वो सबस्ट्रेट आया था, ताकि उसी प्रिसाइज शेप में ले आएंगे ताकि जो सबस्ट्रेट है वो इजीली वहां पर जाके फिट हो जाए आसानी से। ये जो चेंज आएगा एक्टिव साइट में, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अगर ये चेंज ना आए, अगर ये चेंज एक्टिव साइट में ना आए तो सबस्ट्रेट कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईएस कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ेगा ही नहीं। तो सबस्ट्रेट के एंजाइम से जुड़ने के लिए ये चेंज आना जरूरी है। तो ये चेंज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यानी ये चेंज आएगा तभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। वंस द रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो एक्टिव साइट है वो दोबारा अपने ओरिजिनल फ्लेक्सिबल शेप में चल जाएगी, मतलब अजीब सी शेप में चल जाएगी, फिर जिस तरह का सबस्ट्रेट आएगा उसी तरह वो दोबारा से चेंज कर देगी। ये मॉडल जो है अलाउ करता है अलाउ मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट। ये जो मॉडल है ये अलाउ करता है कि एंजाइम को कि वो एक से ज्यादा रिलेटेड जो सबस्ट्रेट है उनको अपने एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट करवा ले। इसी तरह कंसिक्वेंटली एन एंजाइम कैन कैरी आउट मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। तो इसकी वजह से कुछ एंजाइम जो है जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं वो एक से ज्यादा तरह की रिएक्शन को करवा सकते हैं, एक से ज्यादा तरह की रिएक्शन को अपने साथ करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बुक में एंड में पढ़े हैं ना, वो टाइप्स ऑफ एंजाइम पढ़ा है, टाइप्स ऑफ एंजाइम पढ़ा है ना, उसके अंदर होता है ये कि टाइप्स ऑफ एंजाइम में वो है ना जो लेफ्ट साइड में नीचे लिखे हुए हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है एक, और कौन सा है, लाइएज एंजाइम है, लाइएज एंजाइम सुना है ना, लाइगेज एंजाइम है। लाइगेज जो होता है वो ब्रेक डाउन करवाता है, लाइगेज बॉन्ड बनवाता है। अब लाइगेज जो है ना सिंपल एंजाइम है, लाइगेज जो होगा प्रोटीन के दरमियान भी, अमाइनो एसिड के दरमियान भी बॉन्ड बनवा सकता है, मोनोसेक्राइड्स के दरमियान भी बॉन्ड बनवा सकता है। तो उसके मतलब वो अलग से अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेता है। अगर उसके पास मोनोसेक्राइड आएंगे तो उनको जोड़ के उनके दरमियान बॉन्ड बना देगा। अगर उसके पास वो आएंगे न्यूक्लियोटाइड आएंगे, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के वो डीएनए आरएनए बना देगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से डीएनए आरएनए बनता है ना। तो वो होते हैं नॉन स्पेसिफिक एंजाइम, या उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम। तो एक्टिव साइट के अंदर जो कंफर्मेशन चेंज आता है इससे ना परफेक्ट बाइंडिंग हो जाती है उसकी एंजाइम और सबस्ट्रेट की। एंजाइम की टाइप, जो एंजाइम इसको फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी, या फिर इन्हें हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, एलोस्टेरिक एंजाइम या फिर रेगुलेटरी एंजाइम, क्योंकि उनकी एक्टिव साइट चेंज हो रही है, उनमें एक साइट ना चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी एग्जांपल ये तो याद रखना, एक हेक्सोकाइनेज जो ना ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस के स्टार्टिंग के स्टेप है ना ग्लूकोज का, प्रिपरेटरी फेज वाले शुरू के जो वो होते हैं, फिर एंड वाले पेओ फेज होता है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस के शुरू के स्टेप में एक एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो है अपने साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या उसको ना अपने साथ जोड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी एक्टिव साइट चेंज होती है, लेकिन हेक्सोकाइनेज अपनी शेप को चेंज करता है ताकि ग्लूकोज जो है वो आगे उससे जुड़ जाए और फिर ये उसे कन्वर्ट भी कर देता है। तो हेक्सोकाइनेज की शेप में चेंज आता है, यानी हेक्सोकाइनेज क्या है? एक रेगुलेटरी एंजाइम है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, एक नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है। इसी तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन याद है, पढ़ा है?
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का मिक्सचर। जब ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स के एल्वियस में आती है तो यहाँ से ऑक्सीजन जाती है ब्लड में। ब्लड में क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तब क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन इनकी बॉन्ड बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज वैसे नॉर्मली ना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़ नहीं सकता क्योंकि इसकी शेप डिफरेंट होती है, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज अपनी शेप में चेंज लाता है। जब अपनी शेप में चेंज लाएगा तब जाके ये पॉसिबल होगा कि वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़े, उनको आपस में कंबाइन कर दे और क्या बन जाए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए। तो एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी क्या है? एक रेगुलेटरी एंजाइम है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, एक नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है। पिछले साल ये क्वेश्चन में आया था, पिछले साल क्वेश्चन में आया था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? तो ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सही है, इस चैप्टर से आया था वो, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना गैस एक्सचेंज जो पिछले वीक हमने पढ़ा था उसमें ये वाला टॉपिक नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस वाला टॉपिक नहीं है। सही है, ट्रांसपोर्ट, और हमारी बुक में लिखा हुआ भी नहीं है वैसे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑक्सीजन की वो ट्रांसफर करवाता है, वो नहीं लिखा हुआ हमारी बुक में, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के पास में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन में सिर्फ फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये दोनों एंजाइम याद रखना कि ये है, और उसकी एग्जाम्पल थी ना ऊपर स्पेसिफिक वाले की, ये रही। चलो लॉक एंड बल्कि छोड़ दो इसको रोको एक मिनट, इस पे आ जाओ। बताओ एंजाइम्स क्या होते हैं? बताओ। प्रोटीन पार्ट की बात कर रहे हैं। प्रोटीन पार्ट क्या होगा? जो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना होगा और वो इनएक्टिव हो सकता है। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या चीज इंसान को डीनेचर कर सकती है? पक्का? डिस्टिल वाटर किसे कहते हैं? डिस्टिल वाटर देखा है आप लोगों ने? डिस्टिल्ड वाटर देखा है आप लोगों ने? नहीं, टैप वाटर अलग होता है, टैप वाटर घर पे होता है, डिस्टिल वाटर कहाँ देखा है? घर में टैप वाटर में मिनरल्स होते हैं, डिस्टिल वाटर में मिनरल्स नहीं होते, सिर्फ प्योर H2O होता है जो वही लैब में होता है, क्योंकि लैब में जो प्रैक्टिकल करना है ना उसमें सिर्फ प्योर H2O डालना है। टैप वाटर यूज करोगे उसमें तो क्लोरीन और बहुत सारे वो होती हैं। हाँ, फिल्टर वाटर डिस्टिल वाटर नहीं होता। जो मिनरल वाटर आता है ना वो भी डिस्टिल नहीं होता, उसमें भी मिनरल्स होते हैं, उसमें मिनरल ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए वो मिनरल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर से वो ना प्योर बनाते हैं, बारिश का पानी होता है वो होता है डिस्टिल वाटर, लेकिन वो भी पहली बारिश का नहीं, क्योंकि उस शुरू में गैस वगैरह आती है, यानी वो एसिड वगैरह गिरता है, उसके बाद का जो पानी होता है उसको फिल्टर करके फिर वो डिस्टिल वाटर बनाते हैं। बॉइलिंग से मरेगा। सही है, डीनेचर कौन करेगा? बॉइलिंग करेगी। एंजाइम लोअर द एंजाइम क्या लो कर देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। जो 1000 में रिएक्शन होता है वो 500 में हो गया। द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन। एंजाइम आर मोस्ट एक्टिव एट ऑप्टिमम कंडीशन। सही है, हाई टेम्परेचर में नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। ऑप्टिमम जब वर्ड आया ना, ऑप्टिमम कंडीशन में एक्टिव होंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, pH और वो। व्हाट हैपेंस टू एन एंजाइम बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर? जब बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा उसकी एक्टिविटी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और डीनेचर हो जाएगा। विच द टर्म लोगन की मॉडल डिस्क्राइब्स? A complete functional enzyme with its cofactor is called holoenzyme. A coenzyme is protein part. ये लिखा है एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। सही, ये है क्योंकि ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक वाला कौन सा है? जो मेटल आयंस होते हैं, एक्टिवेटर्स जो होते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू सही लाइट, प्रेशर, इनसे फर्क नहीं पड़ता।
द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू एक्टिव साइट की शेप की वजह से। सही है, मेन एक्टिव साइट की शेप की वजह से होती है। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्स, डीनेचर कब होगा एंजाइम? जब उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर जो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होती है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं वो टूट जाती है, और वो टूटेंगी तो उसका 3 डायमेंशनल पूरा स्ट्रक्चर वो टूट गया, प्रोटीन डीनेचर हो गया, दोबारा एक्टिव नहीं होगा। हाँ, अगर लो टेम्परेचर होता है ना, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है, उस टाइम पे बॉन्ड नहीं टूटती, लेकिन एंजाइम के आपस में मॉलिक्यूल इंटरेक्शन नहीं करते, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, बाद में एक्टिव हो जाएगा। सही, आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर वाला उसमें। एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी यूजुअली फंक्शन बेस्ट एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। रीयूजेबल होते हैं, सही है। स्पेसिफिक होते हैं, सही है। हार्ड कंज्यूमिंग रिएक्शन, गलत है। वर्क एट लो टेम्परेचर, यही है जैसे लो टेम्परेचर पे, क्योंकि ज्यादा एंजाइम ना नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करते हैं। 37 से 46 इस कुछ रेंज है, आगे उसमें देखेंगे लिखी हुई। और एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट आरएनए एंजाइम्स यानी राइबोसोम्स के अलावा। एग्जांपल क्या थी इसकी? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इससे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ 6 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, पता नहीं कितने आए थे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आए थे एंजाइम से। सही, एंजाइम बड़ा चैप्टर लिया। कैटालिटिक एंजाइम किसकी वजह से होती है? एक्टिव साइट की वजह से होती है। एन एग्जांपल ऑफ एंजाइम दैट कंटेन मेटल आयंस एज अ कोफैक्टर, बताओ इसमें मेटल आयंस होंगे कोफैक्टर के तौर पे। कि जब लिखा हुआ कैटालेज, आप लोग बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा कहीं और से उठाया मैंने, पता नहीं। एग्जांपल जो एंजाइम की जिसका मेटल आयंस होते हैं एज अ कोफैक्टर, तो ये लिख लेना। कैटालेज एंजाइम जो कैटालिसिस करवाएगा, जो ब्रेकडाउन करवाएगा, वो एंजाइम होते हैं, उनके पास मेटल आयंस होते हैं एज अ कोफैक्टर। सही, तो कोफैक्टर वाले उसमें लिखोगे ना, एक्टिवेटर वाले में, उस पर कैटालेज लिख देना वहां पर। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय, किसकी वजह से इफेक्ट हो सकती है? कॉम्पिटिटिव, ये तो है नहीं पढ़ा ये भी। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो एंजाइम का है वो किस चीज को देखकर डिटरमाइन किया जाएगा? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से। सही, अमाइनो एसिड कौन कौन से सीक्वेंस में कहाँ कहाँ रहे थे, जैसे कि वो अभी हमने देखा था एल्डोलेज में 3 थे ना, ग्लाइसिन, सीरीन और एक और था हिस्टिडीन था। हाँ, ग्लाइसिन, एलेनिन और हिस्टिडीन था, हिस्टिडीन। द लोकेन की मॉडल ऑफ एंजाइम वाज प्रपोज्ड बाय, कब किया था? 1898। इन द लोकेन की मॉडल एंजाइम एक्टिव साइट कैसी होती है? रिजिड होती है, सबसेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगी। द लोकेन की मॉडल एक्सप्लेन्स एंजाइम स्पेसिफिसिटी बेस्ड ऑन शेप कंपैटिबिलिटी। सही है, शेप की बेस पे वो डिफाइन करता है। इन द लोकेन की मॉडल द एंजाइम, हाँ, इन ड्यूसफुल मॉडल के हिसाब से चेंज शेप टू फिट, बताओ। डैनियल कोशलैंड, बताओ। Induced model suggests that enzymes are the Logan की model is limited because, सही है ये, इसलिए जो है लिमिटेड है। Which model best explain how enzyme can catalyze reaction for similar but not identical? Similar but not identical. कौन सा मॉडल है जो अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम कैटलाइज करेंगे केमिकल रिएक्शन को जो सिमिलर हो, आइडेंटिकल ना हो? सिमिलर हो, सिमिलर का मतलब मिलते जुलते हो। आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल हो तो सेम ना हो। अगर सेम होंगे, अगर यहाँ पर लिखा होता बट आइडेंटिकल, हाँ नोट लिखा हुआ है, अगर आइडेंटिकल लिखा होता तब लोगन किया था कि लोगन की आइडेंटिकल फॉलो होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिमिलर वालों को भी अलाउ कर देता है, बेशक वो आइडेंटिकल ना हो। इंड्यूस्ड फिट मॉडल। द एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन विच मॉडल? बोथ। क्यों? क्या फर्स्ट बोल रहा है? एक मिनट, the enzyme substrate complex is formed in which model? यहाँ देखो, फर्स्ट फॉर्म भी बता रहा हूँ। देखो, हमारे पास एक एंजाइम है,
लॉक एंड की मॉडल वाला, सही है। एंजाइम में सबसेट आया, उससे जुड़ गया, क्या बन गया, ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स बन गया, ES कॉम्प्लेक्स बन गया, सही। बाद में भी कॉम्प्लेक्स बन के रिलीज हो जाएगा। अब हमारे पास एक दूसरा एंजाइम है, सही है, जो लॉक एंड की इंड्यूसमेंट मोड वाला है, वो है एंजाइम वहां आया, सही है, उसमें क्या बोलते हैं सबसेट, जो एक्टिव साइड है उसने अपनी शेप चेंज की, सबसेट जाके उससे जुड़ा, ES कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस फर्स्ट फॉर्म, तो पहले यही बनेगा ना किसी भी रिएक्शन में। देखो इस रिएक्शन में भी हो, एक्टिव साइड का चेंज होना जो है ना, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, एक्टिव साइड का चेंज होना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, दोनों में ही वो बनेगा। सबसे पहले ES कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि EP कॉम्प्लेक्स इसी में तो नहीं बनता पहले, ऐसा कुछ नहीं बनता पहले, सही। ES कॉम्प्लेक्स ही बनता है दोनों में। विच मॉडल implies the active side is pre-shaped होती है, पहले से शेप्ड होती है। कहाँ गया लॉक एंड की मॉडल। The ability of enzyme to undergo conformational change supports, कहाँ गया induced role। Enzyme flexibility during catalysis is a feature of, कुछ नहीं है एलोस्टेरिक मॉडल, ये ऐसे नाम लिखे हैं। The lock and key model fails to explain एंजाइम फ्लेक्सिबिलिटी को उसने नहीं डिफाइन किया था, क्योंकि कुछ एंजाइम जो थे फ्लेक्सिबल भी थे, जो डैनियल पोस्टलैंड ने बाद में देखे। इन द इल्यूस्ट्रेटेड मॉडल द एंजाइम्स, हाँ, रिटर्न टू आफ्टर रिएक्शन के बाद वो दोबारा अपनी शेप में आ जाते हैं। यूज अप तो किसी में भी नहीं होता, प्रोडक्ट बन जाते हैं किसी में नहीं होता, कैन नॉट भी नहीं होता, सब में ही अपनी शेप में आ जाता है। Which of the following correctly describes enzyme substrate interaction induced model? Enzyme molds around the substrate enzyme forms permanent bond। ये आएगा, सही। एंजाइम मोल्ड करता है अराउंड द सबस्ट्रेट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करता है। Which model better explain how enzyme accommodate different substrate? एंजाइम, हाँ, डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट को किस तरीके से जगह देता है एंजाइम, इंड्यूस्ड मॉडल बताता है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल शेप मैच, ये हम लोग हैं पेज नंबर 19 पर, 38 पेजेस है, देखते हैं। कितने पेजेस बाकी हैं? कितने पेजेस बाकी हैं? 19। शुक्र है इन लोगों ने फिर इंजीनियरिंग नहीं ली। पहले तो गलत बोला था ना। प्री मेडिकल वालों को ऐसे अलाउ है इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना, प्री मेडिकल वालों को अलाउ है ना, NED में एडमिशन अलाउ है। बायोमेडिकल इंजीनियर है, 2-3 इंजीनियरिंग है, 2-3 हैं, वहाँ पर देना पड़ेगा। वहाँ नहीं, वो टेस्ट ही देना पड़ेगा, वो मैथ का कोर्स करवाएंगे वो लोग, 6 हफ्ते का, 6 महीने का कोर्स करवाएंगे। अभी एडमिशन आएंगे बायोमेडिकल इंजीनियर के, बायोमेडिकल के अलावा भी 2-3 हैं NED में, तो उसके एडमिशन आते हैं, तो वो एडमिशन आएंगे तो उसकी फॉर्म फिल करके NED में टेस्ट दे सकते हो MCAT के साथ साथ। परसेंटेज तो आप लोग की अच्छी आई हुई है इंटर में, फर्स्ट से में 80 में किस की है? सबके 80s में है, सुकून से आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो, MCAT में टॉप कर जाओ। 170 नंबर चाहिए, 170 अगर ले आओगे ना टॉप 5 में आ जाओगे। पिछले साल 174 टॉपर के थे, 173 थे सेकंड वाले के, 171 शायद थर्ड वाले के थे, बस उसका साथ नीचे थे। टॉप 3 पोजीशन जो थी टॉप 170 से ऊपर ही थी, तो 170 अगर ला लेते, 180 में से 175 आए थे टॉपर के, 175 में से 5 MCQs के गलत हुए, 5 MCQs। बायोलॉजी का एक भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि बायोलॉजी आसान होती है, बायोलॉजी में उसका सही हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई 2-2
ये माइंड बना के बैठे 20 एमसीक्यू ये खुद से गलत कर सकती है और 20 खुद ही हो जाएंगे। जब ये देखेगी ना मेरे 160 सही हो गए, 20 खुद से गलत कर देगी। जाओ जाओ, क्रैक कर लिया MD-CAT। MD-CAT क्रैक करो आप लोग, कर लो आप लोग, फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। देखो मुश्किल नहीं है। देखो पता है क्या, वो लड़का जिसने टॉपर, पिछले साल का टॉपर है ना, उसने कोचिंग में पढ़ा भी नहीं है। उस लड़के ने किसी कोचिंग सेंटर में किसी टीचर्स के मतलब वहां पर या ये सारा मटेरियल उसे सब ऑनलाइन ही पढ़ा है, सब ऑनलाइन पढ़ा है, घर बैठ के पढ़ा है उसने। तो घर बैठ के बंदा पढ़ रहा है, उसकी पोजीशन आ रही है, टॉपर बन रहा है वो, तो मेहनत कर रहा है ना। मेहनत बंदा घर पे भी करे तब भी हो जाता है। तो इतना मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है, आपको आप लोग आसानी से करो। ये सारे चैप्टर्स के बड़े हुए, ये सारा मटेरियल को उठा के लिखो। ये घर पे जाके मुझे पता है तुम लोग सब डाउनलोड करके रख लेते हो। पता नहीं क्या, मैंने साथ ही भेजा था इनको। चलो मैं बोलता हूँ, ये वाला भी और वो वाला भी। गैस एक्सचेंज का वो दोनों PDF नहीं मिले, गैस एक्सचेंज के मिले होंगे, देखो ग्रुप में। होम्योस्टेसिस मिल गया पूरा, रिप्रोडक्शन मिल गया पूरा। रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक PDF है, ये दो है, दो PDF है। दूसरा PDF देखो, MCQ वाला नहीं, देखो MCQ वाला नहीं, लेक्चर वाला PDF एक ही है और MCQ वाला अलग है और लेक्चर वाला दो है। लेक्चर वाला जो दूसरा है ना वो ओपन करो, उसमें देखो आखिरी में क्या है, एंड में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी शायद। रिप्रोडक्शन वाला जो दूसरा PDF है, STDs है ना, हाँ बस ये है, बस वही मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला नहीं है। चलो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला PDF, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला नहीं है, और होम्योस्टेसिस का तो पूरा है ना, पीछे रहा था। हाँ रिस्पायरेशन का नहीं है, एंजाइम वाला मैं भेज देता हूँ, दोबारा भेजता हूँ मैं सर को। पेपर खत्म आप लोग है? आज क्या डेट है? 17 है, 24 को नेक्स्ट क्लास हमारी 24 को होगी। बस एक पेपर रह जाएगा, वो तो ईद के बाद है ना। चलो हो जाएगा बच्चों। अच्छा चलो यहाँ देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को सही अफेक्ट करते हैं। यहाँ देखो हमारे पास फैक्टर्स हैं। देखो जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे ना, इसको इस तरह के ग्राफ के साथ हम देखेंगे, सही है। अब ये ग्राफ में इस तरफ हम ले देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं। प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने का मतलब है सबस्ट्रेट का अटैच होना, यानी एक एंजाइम है जिसने 10 सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच किया और 10 प्रोडक्ट बना दिए 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इतना होगा। अगर वही 1 सेकंड के अंदर इतने बढ़ा रहा है, यानी 20 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी यहाँ होगी। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, 0 1 2 3 4, सही है। अब इस तरफ हमने लिया टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे कितने एंजाइम की एक्टिविटी होती है। अब यहाँ 0 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है बुक में, यहाँ 0 आएगा, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यहाँ 40 है और ये 50 है, सही है। ये 0 है, 10 20 30 40 और ये 50, ये 40 है और ये 40 से थोड़ा सा कम, ये क्या है 37 है। 37 ऑप्टिमम पीएच होता है हमारी बॉडी का, सही है। तो अगर हम ये देखें कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है, एंजाइम की एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का बेल शेप का ग्राफ देखने को मिलेगा। बेल शेप का ग्राफ में ये देखने को मिलेगा कि अगर हम स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो इस टाइम पर एंजाइम की एक्टिविटी 0 होगी, एंजाइम काम नहीं करेगा। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर गए, एंजाइम की एक्टिविटी 0 से 5 तक चली जाएगी। फिर हमने जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मजीद बढ़ा दिया, यानी 20 तक ले गए, ये 10 है, ये 20 है, 20 तक ले गए तो इसकी एक्टिविटी 10 पे चली जाएगी। फिर हमने और बढ़ाया तो इसकी एक्टिविटी और डबल हो जाएगी। हम जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं ना, हमने यहाँ से ये 30 से 40 पे जब हम गए या 20 से 30 पे गए, तो यहाँ से इस टाइम पर ना हमें 10 प्रोडक्ट का हमें चेंज देखने को मिलेगा, मतलब डबल हो जाएगी। तो
तो जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं ना, जब भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल होती रहती है। एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? डबल। अब नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी ऊपर बढ़ती जा रही है, लेकिन एक खास पॉइंट तक, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला पॉइंट आएगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम कर लेगा। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 0 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने 20 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने 30 के करीब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए, मैक्सिमम हो गए। इससे ज्यादा वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया या 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया, तो अब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय दोबारा कम होने लगेगी, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने लगेगा, और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते होते एट द एंड एंजाइम की डिक्रीज होते होते वो डी नेचर हो जाएगा। सही, एंजाइम मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ देगा। तो एंजाइम की एक्टिविटी कुछ इस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, लेकिन एक सूटेबल लिमिट तक। अगर वो लिमिट नहीं आई तो उससे पहले ये होगा कि जितना हम टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे उतनी ही एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 2x डबल टाइम्स उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सही, इस तरह होगा। लेकिन इस पॉइंट तक, जैसे ये पॉइंट पहुंचेगा, उसके बाद अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी मजीद इंक्रीज देखने को मिला तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की बजाय दोबारा क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे तो एंजाइम क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं। और बहुत ही लो टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। सही, ये सारा यहाँ पर होगा टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, ये तो पूरा वर्ड का इंट्रोडक्शन एंजाइम एक्टिविटी का। एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसको मेजर करते हैं क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में एक एंजाइम ने कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, उसी को हम एंजाइम एक्टिविटी कहते हैं, या इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हायर रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं पर सेकंड में, 10, 20, 30 मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। सेवरल की बहुत सारे की फैक्टर हैं जिसमें काम करते हैं। टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये एंजाइम कंसंट्रेशन भी है। सबसे पहले हमारे पास ये टेम्परेचर है। तो इसका गिवन से लिए कि जो हमारे पास टेम्परेचर है ये इन्फ्लुएंस करता है मॉलिक्यूलर मोशन एंड एंजाइम स्ट्रक्चर, कि हमारे पास जो है ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि एंजाइम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ज्यादा एनर्जी की वजह से हाई हीट पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसमें मोशन ज्यादा होगी, मोशन ज्यादा होगी तो वो जल्दी रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए टेम्परेचर जो है इन्फ्लुएंस करता है मॉलिक्यूलर मोशन को, मॉलिक्यूल्स के मोशन को बढ़ाता है। और अगर बहुत हाई करोगे तो स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब भी कर देगा। तो इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा। इससे यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, इंक्रीजिंग द चांस ऑफ कोलिजन। इनमें कोलिजन का यानी रिएक्शन का चांसेस बढ़ेंगे और रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी होगा। अच्छा, इसमें ये होता है Q10 रूल अप्लाई होता है, मतलब कि जो अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम राइज करते हैं ये डबल कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक खास लिमिट तक। सही है, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट। वो टेम्परेचर जहां पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम रेट पर पहुंच गया, उससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। फॉर ह्यूमन के लिए एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो तकरीबन ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारी बॉडी के नॉर्मल एंजाइम्स के लिए। ज्यादा जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो एडवांस एनिमल्स हैं, कॉर्डेट्स वगैरह हैं, इनमें ना इस रेंज में एंजाइम्स काम करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और बियॉन्ड अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बियॉन्ड द ऑप्टिमम, तो क्या होगी? एंजाइम की डीनेचर होगी। सही, फर्दर हीटिंग अगर होगी, बहुत ज्यादा हीटिंग की जाएगी हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा, तो जो वीक बॉन्ड्स होती हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह इसमें पाई जाती हैं और पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह प्रोटीन में होती हैं, जो मेंटेन करी होती है एंजाइम का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर वगैरह, उसको डिस्टर्ब कर देंगी। द प्रिसाइज शेप ऑफ एक्टिव साइड जो प्रिसाइज शेप है वो लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर अमाइनो एसिड जुड़े हुए थे किसी बॉन्ड वगैरह से, वो टूट जाएंगे। एंजाइम जो होगा वो अनफोल्ड हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर टूट जाएगा और बिकम डीनेचर, और वो क्या हो जाएगा? डीनेचर बन जाएगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं, जिसके बाद एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन एंजाइम्स हैं उनको वो कंप्लीटली डीनेचर हो जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा उसके बाद एंजाइम कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब हमारी बॉडी अगर बॉइल होना स्टार्ट होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो हमारे एंजाइम सारे डीनेचर हो जाएंगे, और इस तरह पॉसिबल होता नहीं है हमारी बॉडी, इसीलिए हम मर रही है। लेकिन इससे कम पे भी इंसान के ना डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन सारे एंजाइम इस पे बिल्कुल डीनेचर हो जाएंगे।
इसीलिए इंसान बुखार से मर जाता है, वरना फीवर में मरना तो नहीं बनता ना। फीवर तो बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो है ना इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया गया ताकि व्हाइट ब्लड सेल जल्दी से काम करें, बैक्टीरिया को मारें। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से हमारी बॉडी कमजोर क्यों हो रही है, हम मर क्यों रहे हैं? क्योंकि 106 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है ये कि एंजाइम्स डीनेचर होने लग जाते हैं। फिर इसीलिए बुखार में ऐसा होता है, ना तो भूख लग रही होती है सही से, ना नींद सही से आ रही होती है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, बॉडी में पेन होने लग जाता है, सारे रिस्पायरेशन का प्रोसेस, बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का, मसल्स के ब्रेकडाउन का, सारे प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो होगा ये इंसान वीक होने लग जाता है। फ्रीजिंग और नियर फ्रीजिंग कंडीशन जब आती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ये इनएक्टिव करती है इंसान को। व्हेन टेम्परेचर राइज अगेन, जब दोबारा से टेम्परेचर बढ़ेगा, दे रीगेन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को रीगेन कर लेंगे। ये पॉइंट जो होता है इसे मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर जिससे यानी जिससे कम पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर जिससे ज्यादा पे एंजाइम डीनेचर हो जाए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पे डीनेचर हो जाते हैं, 0 से कम पे इनएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है ना, याद तुमने हमने वहां पढ़ा था थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, तो कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को आर्कियो बैक्टीरिया का, कहाँ पढ़ा था? हाँ, आर्कियो बैक्टीरिया जो होते हैं ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल इन्हें कहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। दुनिया का स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज्यादा था, उस टाइम पर यही बैक्टीरिया थे यहाँ पर, तो ये हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, जो गर्म आबशारों में रहते हैं, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना होता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पानी बॉइल भी हो रहा होता है। तो ये वैल्यू और ये याद रखना थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम देखेंगे, ऊपर हम देख चुके हैं टेम्परेचर की, बेल शेप का ग्राफ बनता है, बेल शेप का कर्व बनता है, जिसमें एक्टिविटी इंक्रीज होती है कब तक? टू द ऑप्टिमम तक, फिर ड्रॉप होती है स्टीपली, एकदम नीचे की तरफ गिरती है एज डीनेचरेशन होता है, जब तक वो डीनेचर नहीं होता। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा बेल शेप का, सही, ये याद रखना। अब इसके बाद इफेक्ट ऑफ पीएच। अब पीएच जो होता है, टेम्परेचर तो ना मोस्टली एंजाइम के लिए सेम ही था, ज्यादातर एंजाइम के लिए। पीएच हर एंजाइम का अपना अपना है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो इस पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे जो इस पीएच पे काम करेंगे, कुछ इस पे। पीएच एक स्केल होता है ना 1 से लेके 14 का, जो बताता है कि किसी जगह पे कितने H पॉजिटिव आयंस वगैरह हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, बताओ, अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो वो जगह क्या होगी? एसिडिक होगी, बेसिक होगी? एसिडिक होगी, सही है। अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, वहां का पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? पीएच कम होगा। जहां पर ज्यादा H पॉजिटिव आयन मतलब वहां का पीएच कम, सही। जहां पर H पॉजिटिव आयन कम होंगे वहां का पीएच ज्यादा होगा। तो अगर हमारी बॉडी में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है उसे ज्यादा रखना पड़ता है, जिसकी वजह से होगा क्या? वहां का पीएच लो होगा। जब पीएच लो होगा मतलब पीएच यहाँ होगा 7 से कम होगा। 7 से कम वाला एसिडिक पीएच क्या जाता है? तो इस एसिडिक पीएच पे पेप्सिन अच्छे से काम करेगा, डाइजेशन वगैरह अच्छे से करवाएगा, सही है। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सलाइवरी अमाइलेज माउथ वगैरह में होते हैं, वो तकरीबन न्यूट्रल पीएच पे के करीब काम करते हैं, 7 के करीब काम करते हैं। तो इनका ऑप्टिमम पीएच अलग है, इनका ऑप्टिमम पीएच अलग है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह होता है, इनका पीएच अलग है, सही है। उससे बेसिक वहां से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के जो एंजाइम होते हैं ना, वो बेसिक नेचर पे काम करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बाद। तो ये सारे कुछ एंजाइम इनका आगे लिखा हुआ है। तो पीएच जो होगा हर एक एंजाइम का अपना होगा, जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। अच्छा, पीएच की वजह से भी डीनेचरेशन हो जाती है। अगर पीएच बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से भी डीनेचर हो जाता है एंजाइम, यहाँ लिखा होगा। इफेक्ट ऑफ पीएच में ये कि पीएच जो है चेंज करता है, अल्टर करता है, चेंज करता है चार्जेस ऑन द अमाइनो एसिड, जो चेन होती है, जो अमाइनो एसिड की वो है ना, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, वहां पर जो अमाइनो एसिड है उनके चार्ज को डिस्टर्ब करता है पीएच। अगर पीएच बढ़ेगा, कम होगा, तो चार्ज को डिस्टर्ब करेगा। एक खास अगर पीएच रहेगा तो उसका चार्ज उनका फिक्स रहेगा। तो ये साइड चेन, अमाइनो एसिड की जो साइड चेन, उसका चार्ज को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से इफेक्ट होगा एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम का फंक्शन, सही। हर एक एंजाइम का एक नैरो रेंज ऑफ ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है, जो उसकी एक्टिविटी उस पे ना मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है। पीएच चेंज की वजह से इन्फ्लुएंस होता है आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर नहीं खराब होता, मेन उसके आयंस वगैरह के वो खराब होता है, और फिर उस आयंस वगैरह की वजह से उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। A slight deviation from the ऑप्टिमम पीएच, अगर ऑप्टिमम पीएच से कम या ज्यादा किया जाएगा तो टेम्परेरी तौर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन वगैरह जो एंजाइम के अमाइनो एसिड की वो साइड डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्सट्रीम पीएच अगर चेंज आएगा तो डिस्टर्ब कर देगा आयनिक बॉन्ड्स वगैरह को, जिसकी वजह से डीनेचरेशन हो जाएगी, परमानेंट लॉस हो जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी का। जैसे कि पेप्सिन वाला जो एंजाइम है, अगर इसे 1.4 1.5 पीएच मिलेगा तब तो ऑप्टिमम काम करेगा। अगर 0 के करीब पीएच मिल रहा होगा 0.1, तो इसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, स्लो होगी। अगर 2 से ज्यादा मिलेगा तब भी इसकी एक्टिविटी स्लो होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पे जहां ये मौजूद है वहां अगर 5 पीएच हो जाता है, कितना हो जाता है? 5 पीएच हो जाता है, तब तो इसकी एक्टिविटी होगी ही नहीं, स्लो काम, लेकिन इनएक्टिव रहेगा। लेकिन अगर उस जगह का पीएच हो जाता है 9,
बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चेंज देखने को मिला, तब ये एंजाइम इनएक्टिव हो डीनेचर हो जाएगा। सही, क्योंकि इसकी बॉन्ड वगैरह इस तरह से डिजाइन की रही है पेप्सिन की कि वो इस रेंज पर ही एक्टिव रहता है। इस रेंज पे तो मोस्ट एक्टिव होता है, इस रेंज में वो सर्वाइव कर सकता है, और इस रेंज के बाहर अगर वो होगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। सही, ये रहा तो सारा ये था। मोस्ट एंजाइम जो होते हैं ज्यादातर वो ना न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, नियर न्यूट्रल पे यानी 6 to 8 के दरमियान काम करते हैं, लेकिन कुछ वो भी होते हैं एक्सेप्शन वगैरह भी होते हैं, जैसे कि पेप्सिन में स्टमक का जो एंजाइम होता है, जो ऑप्टिमम पीएच उसका 1.4 रहता है, 1.4 याद रखना वैल्यू, 1.4 से 2 होती है लेकिन 1.4 है एग्जैक्ट वैल्यू। एक्टिव जो रेंज है उसकी ये है 1.5 से लेकर 2.5, ये भी हमारी बुक में लिखी हुई है और ये भी हमारी बुक में लिखी हुई है। सही, वर्क्स इन हाईली एसिडिक कंडीशन, ये हाईली एसिडिक कंडीशन में काम करता है। सलाइवरी अमाइलेज का जो होता है पीएच 7 होता है, 7 पे काम करता है। ट्राइप्सिन जो होता है पैंक्रियाटिक एंजाइम है, जो पैंक्रियास से यूज होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है 2 pH पे, और इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है अल्कलाइन मीडियम पे। इसका ऑप्टिमम pH है 8। ये ट्राइप्सिन है ना, ये पैंक्रियास से निकलता है, जो प्रोटीन वगैरह डाइजेशन कराता है, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। इसका pH 7 होता है, 7 pH पे काम करता है ये, यानी बेसिक pH पे काम कर रहा होता है, एसिडिक पे नहीं, न्यूट्रल पे नहीं। अगर pH 0 हो गई, 2 हो गई, यानी बहुत ही 8 से तो बहुत पीछे चली गई है ना, तब ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव मतलब ये मतलब काम करना मुकम्मल तो छोड़ देगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, पैंक्रियास अमाइलेज होता है, उसका ऑप्टिमम pH ये वैल्यू याद रखना, ये भी अल्कलाइन है, बेसिक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, इसकी ये pH वैल्यू याद रखना 9 to 10 है। एक्सेप्शनल फ्लेक्सिबल एंजाइम, अच्छा कुछ एंजाइम जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब उनका pH जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो चेंज को ना बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी अगर pH बहुत ज़्यादा कम हुआ, बहुत ज़्यादा कम हुआ, बढ़ा तो उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। एक सिस्टीन प्रोटीएज, सिस्टीन प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है, सिस्टीन प्रोटीएज बोलते हैं, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने वाला, सिस्टीन वो है ना अमाइनो एसिड्स की टाइप है। सही, तो सिस्टीन प्रोटीएज जो एक एंजाइम है, प्रोटीन है, ये पपाया के लेटेक्स से मिलता है। पपाया प्लांट होता है ना, पपाया किसे बोलते हैं, पपीता को। सही, पपीते के जो प्लांट होता है लेटेक्स होता है, उसका लकड़ियां वगैरह होती है, उनमें से निकलता है। ये एसिडिक मीडियम में भी काम करता है और अल्कलाइन मीडियम में भी काम करता है। सही है, और इसका यानी अनयूजुअल वाइड रेंज है 5 से लेकर 8 तक, यानी 5 पे भी काम कर रहा होगा, एसिडिक मीडियम पे भी, और 8 पे भी काम कर रहा होगा। तो ये पेपेन, इस एंजाइम का नाम है पेपेन। पेपेन वो एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम pH 5 और 8 के दरमियान है, यानी ये वाइड रेंज में काम कर सकता है। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक pH पे भी काम कर सकता है, न्यूट्रल पर भी और बेसिक पर भी काम कर सकता है, तो वो क्या है, पेपेन है। ये इसका काम क्या है, ये सिस्टीन प्रोटीएज है, सिस्टीन प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। कहाँ से मिलता है, पपाया से मिलता है। सही, तो ये याद रखना। ऑल्सो और इसका ना इसका सिर्फ pH की रेंज वो नहीं, pH की रेंज में ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसका टेम्परेचर भी वो है, फ्लेक्सिबल है। ऑल्सो हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करता है, उसके बाद इसकी डीनेचरेशन होगी, तो उससे पहले डीनेचरेशन होगी। इसके अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी pH वाले की, इसमें बेल शेप भी बनेगी। बेल शेप कब बनेंगे, जिसमें पीक्स होंगी डिफरेंट वैल्यूज पे, पेप्सिन के लिए, ट्राइप्सिन के लिए, सलाइवरी अमाइलेज के लिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए, हर एक एंजाइम के अलग अलग बेल बनेगी। सही है, इलस्ट्रेटिंग देयर डिस्टिंक्ट pH ऑप्टिमा, इनका अलग अलग जो pH का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो शो कर रहा है, ऑप्टिमम pH है वो शो कर रही होगी। अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। अब क्या मतलब, इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ वाले में ये कि देखो, हम जो है ना एक ग्राफ के जरिए सबकी pH को शो नहीं कर सकते, हर एक का अलग अलग बेल शेप का ग्राफ बनेगा। इसका बेल शेप का ग्राफ बनेगा जो इस रेंज पे बनेगा। नहीं, सबके लिए बात करें, मोमेंट में सबके लिए बात होगी, तो सबके लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा। सही, पपाया के लिए बस वो खास था कि पपाया जो है यहाँ से 5 से लेकर 8 की रेंज में काम कर रहा होता है। सही, 8 की रेंज से एक्टिव रहता है, ज्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होना स्टार्ट होती है। हाँ, रेंज ज्यादा है, और वो एसिडिक और बेसिक दोनों में काम कर रहा है ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अच्छा, अब इसके बाद ये रहा एंजाइम कंसंट्रेशन। अब देखो होगा ये कि हमारे पास ना एक एंजाइम है, एक अकेला एंजाइम है, सही, जो काम कर रहा है, और उसके सामने सबस्ट्रेट हैं 2, बल्कि 2 नहीं, ज्यादा रखो, 6 सबस्ट्रेट हैं, 6 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, और एक एंजाइम अकेला है, उसे ये रिएक्शन करना है। सही, और वो रिएक्शन करेगा, उसको टाइम की लिमिट नहीं है, वो करता रहेगा। अब अगर जब वो अकेला एंजाइम है, वो उसकी मैक्सिमम जो एक्टिविटी है ना वो है 2 सबस्ट्रेट पर सेकंड। कितनी है, 2 सबस्ट्रेट पर सेकंड। तो वो 1 सेकंड में 2 सबस्ट्रेट को अटैच करता है, उनको डिटैच करता है, दूसरी सेकंड में दूसरे 2 सबस्ट्रेट को अटैच करता है, उनको डिटैच करता है, अगली 2 सेकंड में, अगली 1 सेकंड में तीसरे को करेगा, तीसरे ग्रुप को। इसका करते करते 6 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसे 3 सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि 2 प्रोडक्ट पर सेकंड की स्पीड से काम कर रहा है एक एंजाइम अकेला। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन रहा है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन,
2 प्रोडक्ट पर सेकंड। क्या बन रहा है? 2 प्रोडक्ट पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन बन रहा है। कितने सेकंड में काम हो रहा है? 3 सेकंड में। 3 सेकंड में काम हो रहा है। सही, 3 सेकंड में सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगर हम वहां पर सब एंजाइम बढ़ा देते हैं, हमने यहाँ पर एंजाइम 2 कर दिए, उसी तरह का एक दूसरा एंजाइम भी लाके वहां खड़ा कर दिया। अब क्या करेगा? पहली सेकंड में 2 को ये कन्वर्ट करेगा, 2 को वो कन्वर्ट करेगा, तो 1 सेकंड में 2 कन्वर्ट हो जाएंगे। अगली 1 सेकंड में 2 को 1 कन्वर्ट करेगा, दूसरे वाले ने कॉम्बिनेशन नहीं किया, लेकिन ये पूरा रिएक्शन जो है हमारे पास सिर्फ 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। 2 सेकंड में 6 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन की नेट स्पीड क्या बनेगी? 2 सेकंड में कन्वर्ट हो गया ना 6 प्रोडक्ट, तो 3 प्रोडक्ट पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने प्रोडक्ट बने? तकरीबन 3 बन गए। अब हमने एक और एंजाइम ऐड कर दिया। कितने एंजाइम बन गए? 3 एंजाइम। अब तीनों एंजाइम एक ही सेकंड में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गया, यानी 6 प्रोडक्ट पर सेकंड हो गया। तो प्रोडक्ट पर सेकंड जो है, पहले 2 प्रोडक्ट पर सेकंड था जब एक एंजाइम था, 2 एंजाइम किया, प्रोडक्ट पर सेकंड बन गया 2 प्रोडक्ट कितना बन गया? 3 प्रोडक्ट पर सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। फिर हमने जब 3 एंजाइम ऐड किए, अब प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट पर सेकंड हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने एक और एंजाइम ऐड कर दिया, 4 एंजाइम ऐड कर दिए, हमने एक और एंजाइम ऐड किया, 5 एंजाइम ऐड कर दिए। अब 5वां और चौथा एंजाइम ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास वो थे सबसेट थे, वो तो 6 ही थे ना, वो लिमिटेड थे, तो वो खत्म हो गए। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा उसी सीक्वेंस से। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहाँ देखो, ये ऑब्जर्व एक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर एंजाइम वो कंसंट्रेशन लेंगे एंजाइम की। अब यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट पे हमारा 0 एंजाइम है, क्या बोलते हैं, 0 एंजाइम है, और यहाँ पर ना रेट ऑफ रिएक्शन भी 0 है। हमने यहाँ पर इस पॉइंट में हमने एंजाइम बढ़ा दिए। हमने यहाँ पर ना 2, इसको लिख देता हूँ, यहाँ देखो हमारे पास सही, यहाँ पर 0 एंजाइम से यहाँ हमने क्या किया? एक सिंगल एंजाइम रखा। तो सिंगल एंजाइम रखा तो उसकी एक्टिविटी यहाँ हुई, यहाँ हुई का मतलब है तकरीबन चली गई कितने भी, एक एंजाइम में कितनी थी? 3 प्रोडक्ट पर सेकंड ना, 2 प्रोडक्ट पर सेकंड पे चली गई। फिर हमने क्या किया? एक और सेकंड के बाद यहाँ पर हमने थोड़ी देर के बाद और बढ़ा दिए। हमने यहाँ पर कर दिए 2 एंजाइम। जब 2 एंजाइम की इसकी एक्टिविटी और बढ़ गई, 3 प्रोडक्ट हो गई। फिर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने 3 एंजाइम ऐड कर दिए। 3 एंजाइम ऐड किया, हमारा एक्टिविटी कितनी हो गई? 6 प्रोडक्ट पर सेकंड हो गई। तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जैसे हम यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होता है, लेकिन एक खास लिमिट तक। उसके बाद क्योंकि 6 ही प्रोडक्ट थे ना, तो अब ये रिएक्शन ऊपर नहीं जाएगा, रिएक्शन की स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब उसी रिएक्शन की वेलोसिटी से रिएक्शन चलता रहेगा। क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है कि 6 प्रोडक्ट जब खत्म होते हैं ना, 6 रिएक्टेंट, जब 6 रिएक्टेंट ये खत्म होते हैं, ये जो एंजाइम थे ना, ये एंजाइम ये कर रहे थे, ये एंजाइम एक काम कर रहे थे कि 6 प्रोडक्ट यहाँ मौजूद थे, यहाँ से 6 रिएक्टेंट थे ना, 6 सबस्ट्रेट यहाँ मौजूद थे, 6 सबस्ट्रेट यहाँ मौजूद थे, ये इसे अटैच करते थे और इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे। जब ये इसे कन्वर्ट करते थे, यहाँ पर 0 वैल्यू खत्म हो जाती, फिर दोबारा से 6 आ रहे हैं, फिर दोबारा से 6 आ रहे हैं, फिर ये उसे कन्वर्ट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ओवरऑल, वो यही 6 प्रोडक्ट ही रहेगा, इसी हिसाब से कंटिन्यू रहेगा। ये तब होगा जब 6 सबस्ट्रेट ही रहेंगे, 6 सबस्ट्रेट कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट कहते हैं कि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, वहां 6 नहीं है, वहां 1 लाख 1 अरब पड़े हुए हैं, बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, तो अब क्या होगा? अब रेट ऑफ रिएक्शन ना यहाँ से यूं बढ़ता ही जाएगा ऊपर की तरफ। जितने एंजाइम बढ़ाएंगे, यहाँ हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 8 सबस्ट्रेट किए थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर चला गया था 48 प्रोडक्ट पे पर सेकंड में। यहाँ हमने सबस्ट्रेट और बढ़ाए थे, जितने ज्यादा एंजाइम बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो इमेजिनरी लाइन बनी हुई है ना, ये उसके लिए बनी है अगर जो हमारे पास लिमिट में ना हो, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिट में ना हो, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा कि वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा, सही इंक्लाइन प्लेन की तरफ ऊपर की तरफ वैल्यू जाएगी, लाइन जाएगी। और अगर हमारे पास क्या हो गया, इसको कैंसिल कैसे करते हैं? अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की अमाउंट क्वांटिटी जो है लिमिटेड हो, अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट लिमिटेड हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले उठेगा, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके बाद डिपेंड ही नहीं करेगा। और अगर हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा एंड तक, मतलब क्योंकि इन्फिनिटी तक बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ ना उठता रहेगा और यहाँ जाके ऊपर जाएगा। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड होते हैं, और सबस्ट्रेट अगर लिमिटेड होते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये दोनों ग्राफ ना यहाँ पर आगे इस तरह लिखा हुआ है। तुम जाओ, ये तो खत्म करो।
ये रहा, सही है। इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम कंसंट्रेशन के। अगर सबस्ट्रेट क्या हो, एक्सेस में हो, यानी सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, चलता रहेगा। If substrate concentration is maintained at a very high unlimited level or other condition are constant, या अगर सबस्ट्रेट को हम किसी एक कांस्टेंट लेवल पर लेके चले जाते हैं, बेशक ज्यादा वैल्यू बनाओ लेकिन एक वैल्यू पर चली जाए, तो रेट एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा एंजाइम कंसंट्रेशन में डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर हाईली है, बहुत ज्यादा हाई है, अनलिमिटेड है। एडिंग मोर एंजाइम, ज्यादा एंजाइम अगर हम ऐड करेंगे ज्यादा एक्टिव साइट मिलेंगी, क्योंकि पहले एक एंजाइम था उसकी 2 एक्टिव साइट थी, 2 एंजाइम ऐड किए 4 एक्टिव साइट हो गए, तो ज्यादा एक्टिव साइट होगी, स्पीड अप हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। और लिविंग सिस्टम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारी बॉडी में, सबस्ट्रेट हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंक्रीज होगा लीनियरली, एक साथ बढ़ेगा विद इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट आफ्टर अ पॉइंट, लेकिन एक हाई पॉइंट के बाद, जिसको लेवल एफ के बाद, सही है, बिकॉज सबस्ट्रेट बिकम्स द रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर। अब सबस्ट्रेट क्योंकि रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर बन गए, कि सबस्ट्रेट अब ज्यादा है ही नहीं, 6 ही थे, वो 6 ही बार बार आते जा रहे हैं, तो 6 से ज्यादा हो ही नहीं पा रहे, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की बजाय उसी से कंटिन्यू रहेगा। तो इवेंचुअली व्हेन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल, और उसके बाद जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल बन जाएगी, इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। फर्दर कोई भी ना तो इंक्रीज देखने को मिलेगा, और उस फर्दर जो है एंजाइम की एक्टिविटी कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंजाइम बेशक हम 10 डाल दें, 12 डाल दें, 15 डाल दें, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा जब हमने सबस्ट्रेट जो है लिमिटेड रखने हैं। तो ग्राफिकल कंट्रास्ट का अलग अलग बनेगा ये। अगर अनलिमिटेड सबस्ट्रेट हो तो स्ट्रेट डायगोनल लाइन बनेगी, और अगर लिमिटेड सबस्ट्रेट है तो लाइन बनेगी दैट राइजेस देन प्लेटियस, एक लाइन बनेगी जो फिर उसका प्लेटियस पे यानी स्ट्रेट चली जाएगी। सेम काम सबस्ट्रेट वाले में भी होगा, सही है, छोटा सा है, सबस्ट्रेट वाले में भी इसी तरह होगा कि हमारे पास अगर यहाँ देखो हमारे पास ना इस कंडीशन में, यहाँ देखो हमारे पास ना एक एंजाइम है, बल्कि एक एंजाइम नहीं करो, हाँ एक एंजाइम है, सही, एक एंजाइम है, उसके बाद सामने 2 सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम है उसके सामने 2 सबस्ट्रेट है, ये रहा, एक एंजाइम है उसके सामने 2 सबस्ट्रेट है, तो वो 2 सबस्ट्रेट की स्पीड से काम करेगा, 2 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। हमने क्या किया, 2 सबस्ट्रेट की स्पीड से काम करेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहाँ पर सबस्ट्रेट है, उल्टा कर दिया, एक तरह हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रहे हैं, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, हमारे पास 2 सबस्ट्रेट थे, 2 सबस्ट्रेट थे, तो उसने 2 प्रोडक्ट पर सेकंड की स्पीड से काम किया, एक एंजाइम अकेला। अब हमने क्या किया, हमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, सबस्ट्रेट कर दिए हमने 4, जब 4 सबस्ट्रेट कर दिए तो उसने अपनी एक्टिविटी भी 4 कर दी, 4 प्रोडक्ट कर दी। हमने सबस्ट्रेट कर दिए 6 सबस्ट्रेट कर दिए, उसने अपनी एक्टिविटी भी कितनी कर दी, 6 प्रोडक्ट पर सेकंड कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट कर दिए 8, लेकिन अब एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहा, क्योंकि एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी थी, ये, इसे हम कहते हैं एक्स सैचुरेशन पॉइंट, ये एक्स ना यहाँ आएगा, तो ये सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। ये एक एंजाइम जो था ना, ये एंजाइम 1, ये एंजाइम ऐसा था जिसकी मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी थी, 6 प्रोडक्ट पर सेकंड थी। पहले वो स्लो काम कर रहा था क्योंकि सबस्ट्रेट कम थे, जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाया उसने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई, जैसे हमने और सबस्ट्रेट बढ़ाया उसने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई, लेकिन एक फास्ट पॉइंट पे आ गया, उसकी सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब उसके बाद अब हम बेशक यहाँ पर सबस्ट्रेट 8 डाल दें, 10 डाल दें, 100 सबस्ट्रेट ही क्यों ना कर दें, वो 6 से ज्यादा अपनी एक्टिविटी नहीं बढ़ा सकता, वो 6 की रफ्तार से ही काम करता रहेगा। तो इसीलिए पहले ग्राफ उठेगा, पहले जो है एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के सैचुरेशन पॉइंट तक, और सैचुरेशन पॉइंट के बाद इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से इस रेट ऑफ रिएक्शन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, यानी वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सही है। तो ये भी उस तरह बनेगा, इसके बाद में छोटा सा लिखा हुआ है, इसमें एक ही ग्राफ है। ये देखो थोड़ा सा है, सही है। द रेट राइजेस, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा अंटिल सैचुरेशन इज रीच्ड, जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता तब तक। कीपिंग एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट, जब हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, एक ही तेरा एंजाइम है। इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जितने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दिस कंटिन्यूज अंटिल एंजाइम एक्टिव साइट आर सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट, ये उस तक होता रहेगा जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट कंप्लीटली सैचुरेट नहीं होती, और उस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को हम एक्स कहते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके बनेगा, एक हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, हाइपरबोलिक यानी एकदम ऊपर उठने वाला कर्व बनेगा, दैट स्टीपली राइज, तो एकदम इंक्रीज होगा, और उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। लेबल्ड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट रिएक्शन रेट, उसके बाद उसके ऊपर जो लेबलिंग करेंगे
कि ये करेंगे कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन फर्क नहीं पड़ा आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट, जिसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। सही है, तो ये सारा हो गया, यहाँ तक पढ़ लेना। एंजाइम इनहिबिशन जो वाला जो है ये थोड़ा टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीक पढ़ लेंगे। ये पीडीएफ में भिजवा देता हूँ, एमसीक्यूज वाली पीडीएफ भिजवा देता हूँ, ये वाली, हाँ पिछली पीडीएफ भिजवा दूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के एमसीक्यूज इसमें है 116 एमसीक्यूज हैं चैप्टर के एंजाइम से।